So hello all the students, welcome to Step Up Academy. I'm Sameer Tripathi, your social science educator. And friends, आज इस वीडियो से हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैं अगर आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो इस चैप्टर के नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि हमारी क्लास 10th की ज्योग्राफी की जो पूरी बुक है या जो पूरा सिलेबस है वो इसी चीज पर बेस्ड है कि सर आखिर रिसोर्सेज होते क्या हैं, कौन कौन से अलग अलग प्रकार के रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों जरूरी है और रिसोर्सेज का डेवलपमेंट आखिर हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो क्लास 10th का जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से रिसोर्सेज पर बेस्ड है, जहां पर हम पहले चैप्टर में समझेंगे कि आखिर रिसोर्सेज होते क्या हैं, रिसोर्सेज के साथ कंजर्वेशन करने की जरूरत क्या है, डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप्स लेना जरूरी है एंड आखिर रिसोर्स कंजर्वेशन वो इंपॉर्टेंट क्यों है। सेकेंड चैप्टर में हम देखेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में, थर्ड चैप्टर में हम बात करेंगे एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज के बारे में, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर में हम बात करेंगे इन रिसोर्सेज के बारे में, देन हम बात करेंगे मिनरल रिसोर्सेज के बारे में। एंड इसी तरीके से फ्रेंड्स आप देखेंगे कि हमारे क्लास 10 ज्योग्राफी का जो पूरा सिलेबस है वो रिसोर्सेज पर बेस्ड है और हम अलग अलग रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करेंगे और आप एक जनरल पैटर्न भी फाइंड करेंगे इन पूरे कोर्स स्ट्रक्चर में कि सर चैप्टर स्टार्ट होगा एक पर्टिकुलर रिसोर्स के इंट्रोडक्शन के साथ, हमें बताया जाएगा कि आखिर वो रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, हम बात करेंगे उस रिसोर्स के आगे डेवलपमेंट के बारे में कि आखिर किस तरीके से उसको डेवलप किया जा रहा है और आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हैं उस रिसोर्सेज के कारण, और अगर वो रिसोर्स डिप्लीशन हो गया तो उसके आउटकम्स क्या होंगे और उसे प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने की क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स क्लास 10 ज्योग्राफी इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन रिसोर्सेज और इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि सर आखिर रिसोर्सेज होते क्या क्या है, रिसोर्स डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एंड रिसोर्स कंजर्वेशन करना क्यों जरूरी है। बात करते हैं कि सर व्हाट इज अ रिसोर्स। पहली चीज तो यही है कि रिसोर्स को डिफाइन करें, तो बहुत सिंपल टर्म्स में मैं अगर आपको समझाऊं तो रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। सर रिसोर्स वो चीज होती है जिससे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके जो नेचुरली अवेलेबल हो। अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स। सर एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट और जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे हम बोलते हैं रिसोर्स। बट एनीथिंग दैट नीड्स टू बी रिसोर्स उसको तीन चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए। कौन सी तीन चीजें सेटिस्फाई करनी चाहिए सर? सबसे पहली चीज कि इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। इसका मतलब क्या कि सर रिसोर्स तो है बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं है कि हम उस रिसोर्स को यूज कर सकें या एक्सट्रैक्ट कर सकें, देन सर देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर रिसोर्स। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि सर किसी भी चीज को रिसोर्स कहने के लिए, रिसोर्स की तरह यूज करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो जिससे हम उसे एक्सेस कर सकें, हम उसे यूज कर सकें, हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकें, हम उसे प्योरीफाई कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली फीजिबल, कि सर बहुत महंगा भी है तो क्या ही काम का है। कि सर अगर मैं बात करूं प्लेटिनम की, वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और हम यूज करते हैं, बट सर वो इतना ज्यादा कॉस्टली है कि उसे सबके लिए यूज कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए रिसोर्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रिसोर्स शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल, कि सर उसे रिसोर्स की तरह यूज करने के लिए सब उसको इजीली एक्सेस कर पाए, उसे इजीली अफोर्ड कर पाए, वो बहुत ज्यादा महंगा ना हो। और वो कब होगा? जब उसे एक्सट्रैक्ट करने का या जब उसे बनाने का कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो फर्स्ट थिंग इज दैट रिसोर्स शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल। सेकेंड थिंग इज इट शुड बी इकोनॉमिकली फीजिबल एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इट शुड बी कल्चरली एक्सेप्टेबल। अब सर कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या हुआ? एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि सर लेदर, फाइन, लेदर इज समथिंग जो एक रिसोर्स की तरह हम यूज करते हैं, बट सर आप जानते हैं कि लेदर को यूज करने के लिए या उसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही खतरनाक होती है। कई सारी बेरहम जानवरों को मारा जाता है एंड फिर लेदर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि लेदर को एज अ रिसोर्स यूज करना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, लेदर को एज अ रिसोर्स यूज ना करके हमें उसे बंद कर देना चाहिए और उसके सब्स्टिट्यूट्स यूज करने चाहिए। तो इसी तरीके से किसी भी चीज को रिसोर्स कहने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कल्चरली इट शुड बी एक्सेसिबल और इट शुड बी एक्सेप्टेबल, कि सर कोई ऐसा रिसोर्स ना हो जिसको यूज कर पाना हमारे कल्चर से बाहर हो, हमारे कस्टम से बाहर हो और हम हर ऐसी किसी भी वस्तु को रिसोर्स की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो एनीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज अ रिसोर्स। ये रिसोर्स की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। बात करते हैं कि सर अब जो रिसोर्स हमारे आसपास अवेलेबल है तो उसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। कैसी प्रोसेस? सर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी
एंड इंस्टीट्यूशन कि सर जो हमारे इन्वायरमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो सिर्फ मियरली रिसोर्सेज नहीं है, या वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो हमें मिल जा रहे हैं और हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक प्रोसेस है जो हम फॉलो कर रहे हैं, एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, और उनको नेचुरल रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। किसके बीच में सर? फिजिकल एनवायरमेंट के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में एंड इंस्टीट्यूशंस के बीच में। और इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेट कर कौन रहा है? सर वी द ह्यूमन बीइंग्स। वेरी इंपॉर्टेंट दैट सर एज ह्यूमन बीइंग्स हम क्या करते हैं, हम पहले अपनी आसपास के नेचर और एनवायरनमेंट को असेस करते हैं, फिर हम टेक्नोलॉजी क्रिएट करते हैं कि सर रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा सके और उन्हें नॉर्मल ह्यूमन यूज में लाया जा सके, और फिर हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जिससे कि इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हो सके। सो ह्यूमंस दे आर एट द सेंट्रल स्टेज एंड देन दे क्रिएट एन एनवायरनमेंट जहां पर ये इंटरेक्शन हो सके और रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट किया जा सके और डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जा सके। ह्यूमन बीइंग्स दे इंटरेक्ट विथ नेचर through technology and create institutions to accelerate their economic development. That sir, it is the human beings जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नेचर के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन्हें डेवलप करते हैं, उन्हें इस्तेमाल करते हैं, प्लस वो ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं जिससे कि उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हमारा डेवलपमेंट हो सके। यहाँ पे आपको इसको इस तरीके से समझिए कि सर हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम पेट्रोलियम या नेचुरल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोल को हम उसमें से अलग निकालते हैं और फिर व्हीकल्स बनाते हैं ताकि उस पेट्रोल को यूज कर सकें, जो हमारे डेवलपमेंट में हेल्प करता है। उसी तरीके से देयर आर एन नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं, एंड वो नेचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी, और फिर इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। बट फ्रेंड्स बिफोर गोइंग इनटू दैट, एक पॉइंट और आप समझ लीजिए कि नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई करते कैसे हैं। सो रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई करते कैसे हैं? तो रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 3 वेज। ठीक है, सबसे पहला होता है नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिल रहा है। सेकंड होता है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो हम ह्यूमंस बना रहे हैं और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, और थर्ड होता है ह्यूमन रिसोर्सेज। और आज के टाइम पे एंशिएंट टाइम्स में तो ऐसा होता था कि नेचर वाज एट द सेंटर, फाइन, बिकॉज जब हम जंगलों में रहते थे और पूरी तरीके से नेचर और एनवायरनमेंट पर बेस्ड करते थे अपने लाइवलीहुड को, तो हमारी पूरी इकोनॉमी और हमारी पूरी लाइवलीहुड जो थी वो मदर नेचर पर डिपेंडेंट थी। और एट दैट टाइम वी वर पैसिव एजेंट्स और नेचर जो था वो एक्टिव एजेंट था, और नेचर डिसाइड करता था कि आखिर डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, और लोग नेचर के फोर्सेस को और नेचर को वर्शिप करते थे। बट जैसे जैसे टाइम डेवलप होना शुरू हुआ, टेक्नोलॉजीज ने आना शुरू किया और ह्यूमन सोसाइटी ने ग्रो करना शुरू किया, तो हमने नई नई टेक्नोलॉजीज ग्रो की। हमारे जो रिस्ट्रिक्शंस अभी तक थे उसे हमने तोड़ना शुरू किया और हमने आगे बढ़ना शुरू किया, और बीइंग एन पैसिव एजेंट हम बनना शुरू हो गए एक एक्टिव एजेंट, और नेचर को हमने पैसिव एजेंट बना दिया। किस तरीके से सर? कि अब हम नेचर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं है, रादर वी एक्सप्लॉइट द नेचर बेस्ड ऑन आवर नीड्स एंड डिपेंडेंसीज। कि सर अपनी जरूरतों के हिसाब से अब हमने नेचर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। तो अगर आप एक चीज ध्यान देंगे कि सर रिसोर्सेज कितने अबेंडेंटली ही क्यों ना अवेलेबल हों, बट जब तक उनको यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस ना बनाए जाएं, क्या वो रिसोर्सेज किसी काम के हैं? बिल्कुल नहीं सर। तो यहीं पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना शुरू करता है ह्यूमन रिसोर्स, और इसीलिए उन्हें भी एक रिसोर्स टर्म किया गया है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस विद देयर टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, विद देयर नॉलेज एंड विद देयर इंस्टीट्यूशंस, वो नेचर के रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन्हें यूज करते हैं, तभी वो रिसोर्सेज कुछ वैल्यूएबल होते हैं या वो हमारे काम में आते हैं। ऐसे तो कई सदियों तक सोना जमीन के अंदर था और इवन जमीन की सतह पे भी पड़ा रहा होगा, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम जानते ही नहीं थे कि सोना कितना वैल्यूएबल है। बट जब ह्यूमंस ने अपने स्किल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करना शुरू किया और उसे इस्तेमाल करना शुरू किया, तभी तो सोना इतना वैल्यूएबल हुआ। उसी तरीके से सर सारे रिसोर्स दे आर इंपॉर्टेंट, बट इन सब में से सबसे सुपीरियर फॉर्म ऑफ रिसोर्स जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है, बिकॉज इट इज द ह्यूमंस, वो ह्यूमंस ही हैं जो अपने आसपास के चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं और रिसोर्सेज को डेवलप करके उन्हें एक वैल्यू प्रोवाइड कराते हैं। बट डू यू थिंक दैट दीज रिसोर्सेज आर अ फ्री गिफ्ट टू ह्यूमंस? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुराने समय में तो ये गिफ्ट की तरह ही माना जाता था, नेचर को वर्शिप किया जाता था एज अ मदर नेचर। क्यों? क्योंकि नेचर लोगों के सारे बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती थी, और लोग ऐसा मानते थे कि जब तक हम नेचर की वर्शिप करेंगे, उन्हें पूछते रहेंगे, नेचर हमारी नीड्स और डिमांड्स को फुलफिल करता रहेगा। बट सर जब से हमने टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना शुरू किया है, ये पैटर्न पूरी तरीके से बदल गया है, और अब हम ह्यूमंस ने नेचर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया है अपनी ग्रीड और अपनी नीड के चलते। The resources, they are not a free gift of the nature. Resources are a function of human activities. Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in our environment into resources and use them. कि sir, they are not merely a free gift.
रादर ह्यूमन बींग्स बाय यूजिंग देयर स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी वो एनवायरनमेंट में जो मटेरियल्स अवेलेबल हैं उनको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं और उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करके उनका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, अब अगर हम देखें कि रिसोर्सेज को हमने मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स में। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई करते हैं फर्दर दो टाइप्स में, विच आर दोस टू टाइप्स, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या सर? कंटिन्यूअस और फ्लो, जो कंटिन्यूअस फ्लो हो रहे हैं या जो रिन्यू होते जा रहे हैं। और सेकंड किसको हम बोलते हैं सर? बायोलॉजिकल रिसोर्स को, जो आ सकते हैं नेचुरल वेजिटेशन या फिर वाइल्ड लाइफ में, कि सर ये भी रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। तो रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से दो टाइप के हुए सर? कंटिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल। वहीं पे नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो सर आते हैं रिसाइकलेबल, नॉन रिसाइकलेबल, कि सर जो नॉन रिन्यूएबल है, जो रिन्यू नहीं हो रहे हैं, उसमें एक होता है रिसाइकलेबल, की एक जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको हम रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक होता है नॉन रिसाइकलेबल, कि आपने एक बार अगर इस्तेमाल कर लिया तो आप उसे दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। बात करें ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में तो हमारे पास हैं स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, की सर ह्यूमन और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, की ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में हम जानते हैं कि सर ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर अराउंड अस, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही ह्यूमंस ने डेवलप किया है। तो सर स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी, की सर किसी भी पर्टिकुलर रिसोर्स की क्वालिटी और क्वांटिटी कैसे होगी ये भी कौन डिसाइड करता है? सर ह्यूमन रिसोर्स ही डिसाइड करता है। बिकॉज सी, एक इंजीनियर या एक डॉक्टर ही डिफाइन कर सकता है कि सर बिल्डिंग किस तरीके की बनेगी या हेल्दी पर्सन कैसा होना चाहिए, या फिर मैं बात करूं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही डिफाइन कर सकता है कि रिसोर्स क्या है या उसकी वैल्यू क्या है। तो अल्टिल एंड अनलेस हमें उस पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज नहीं है, या कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है या स्किल्ड लोग नहीं है, वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल स्किलफुली नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्सेज में ये दोनों चीज़ें आती हैं कि सर पहली चीज़ तो क्या, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, ईच एंड एवरीथिंग दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय अस, जो भी टेक्नोलॉजी हमारे आसपास है वो हो जाता है। और सेकंड चीज़ हो जाती है कि ह्यूमन बाय देमसेल्फ, जो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी है ह्यूमंस की, वो भी अपने आप में एक रिसोर्स है। अब सर हमारी बुक में और ब्रीफ क्लासिफिकेशन दिया हुआ है सारे रिसोर्सेज का, तो आइए हम इन सबको बहुत डिटेल में समझते हुए चलेंगे, बट ये एक शॉर्ट फ्लो चार्ट है जहां पर आप इन सारे रिसोर्सेज को समझ सकते हैं। तो रिसोर्सेज दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। आइए समझते हैं कि आखिर कैसे इनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, कि उनका ओरिजिन कैसे हो रहा है, वो बन कैसे रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सर बायोटिक और दूसरा होता है सर एबायोटिक। बायो का मतलब होता है, अगर सिंपल टर्म्स में आप समझें तो बायो का मतलब होता है सर लाइफ। बायो का मतलब क्या होता है सर? बायो का मतलब होता है लाइफ। तो बायोटिक रिसोर्स कौन से हुए? जो लिविंग थिंग्स से आ रहे हैं, जैसे एनिमल्स, जैसे प्लांट्स, जैसे ह्यूमंस। तो जो भी रिसोर्सेज लिविंग थिंग्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं, तो जो भी रिसोर्सेज लिविंग थिंग्स से ओरिजिनेट हो रहे हैं उनको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। और जो भी थिंग्स नॉन लिविंग जो भी रिसोर्सेज नॉन लिविंग थिंग्स से ओरिजिनेट हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक रिसोर्सेज। तो पहला क्या है कि सर ओरिजिन, वो बायोटिक है या एबायोटिक है। सेकेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि सर वो एग्जॉस्ट होगा आने वाले समय में या नहीं होगा, या वो कंटिन्यूअसली बना रहेगा, उसके बेसिस पर भी हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। एग्जॉस्ट होना मतलब खत्म हो जाना। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे भी हम रिसोर्सेज को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक होता है सर रिन्यूएबल, एक होता है सर नॉन रिन्यूएबल। रिन्यू का मतलब हर बार नया होते जाना। एग्जॉस्टिबिलिटी की सर खत्म होगा या नहीं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज की जो सर कभी खत्म नहीं होंगे, वो रिन्यू होते रहते हैं वक्त के साथ। जैसे हम बात करें एयर के बारे में, जैसे हम बात करें सोलर सिस्टम, सन के बारे में, सनलाइट के बारे में, हम बात करें विंड के बारे में, हम बात करें वाटर के बारे में, हम बात करें वेजिटेशन के बारे में, हम बात करें वाइल्ड लाइफ के बारे में, ये सारे रिसोर्सेज जो हैं सर दे आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि ये रिन्यू होते रहते हैं, ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होते हैं। और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो सर एग्जॉस्ट हो जाएंगे अगर उन्हें हमने कंटिन्यूसली इसी पेज से यूज़ किया। और हम जानते हैं कि इन रिसोर्सेज में बहुत रिसेंटली हमने बात करनी शुरू की कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं जिनको बनने में हज़ारों साल लगते हैं, उन सारे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें बनने में बहुत हज़ारों साल लगते हैं, और अगर उन्हें बनने की प्रोसेस से ज़्यादा जल्दी हमने यूज़ करके ख़त्म कर दिया तो शायद नए रिसोर्सेज उतनी जल्दी बन नहीं पाएंगे, एंड अल्टीमेटली दीज रिसोर्सेज विल बी एग्जॉस्टेड।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप कि सर रिसोर्सेज की ओनरशिप कौन कर रहा है, ओनरशिप आखिर किसके हाथ में है। तो सबसे पहला होता है सर इंडिविजुअल कि सर एक रिसोर्स जो हो गया वो इंडिविजुअल का रिसोर्स कि हम सबके पास अपने खुद के कुछ रिसोर्सेज हैं जिन पे हमारा इंडिविजुअल कंट्रोल है। वो लैंड हो सकता है, वो हाउस हो सकता है, हमारी खुद की गाड़ियां हो सकती हैं, हमारी खुद की मशीनरी हो सकती हैं, गोल्ड हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हमारे पास सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज द इंडिविजुअल कि पहले इंडिविजुअल जो रिसोर्सेज को ओन करते हैं, वो जमीन हो सकती है, वो आपके खेत हो सकते हैं, मे बी किसी के पास नदियां हो सकती हैं, कुएं हो सकते हैं, एनी रिसोर्स दैट इज इंडिविजुअली ओन्ड। सेकेंड होता है सर कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज कि सर एक जो है कम्युनिटी ओन कर रही है, जैसे कम्युनिटी पब्लिक पार्क्स, पब्लिक प्लेसेस, वो सब कौन ओन कर रही है, मंदिर हो गया या फिर सर कोई भी और दूसरे रिलीजियस प्लेसेस हो गए, उन सब का ओनरशिप किसके पास है, सर कम्युनिटी के पास। इवन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे फॉरेस्ट हो गए या माइंस हो गई, उसमें भी कई सारी पुरानी जगहों पे आप देखेंगे कि वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन आज भी कम्युनिटीज कर रही हैं और वो रिसोर्सेज उन्हीं के कंट्रोल में है। तो सर दूसरी चीज हो गई कम्युनिटी ओनरशिप। तीसरी हो गई सर नेशनल ओनरशिप। नेशनल ओनरशिप क्या कि सर जो गवर्नमेंट के हाथ में है या जो पूरे नेशन की प्रॉपर्टी है, वो हो गया नेशनल ओनरशिप। और फाइनली एक आता है इंटरनेशनल ओनरशिप कि सर इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी हैं, जैसे ओपन स्पेस वो किसी का भी नहीं है, सर समुद्र वो किसी के भी नहीं है, सर एनवायरमेंट वो किसी का भी नहीं है जो ओपन एनवायरमेंट है। तो थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और ओनरशिप में हमने देखा फोर्थ चार चीजों में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। कौन कौन से, सर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, सर नेशनल एंड इंटरनेशनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट कि आखिर उस रिसोर्स का कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, हम उसे किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, आगे यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी अगेन हम चार क्लासिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज कि सर ऐसे रिसोर्सेज जिनमें पोटेंशियल है कि वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स बन सकते हैं विथ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उनके यूज़ के साथ, बट अभी तक हमने उनका यूज़ करना शुरू नहीं किया। जैसे मैं बात करूँ विंड एनर्जी के बारे में, मैं बात करूँ सोलर एनर्जी के बारे में, मैं बात करूँ जैसे हम ई व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यूज़ करना शुरू तो कर दिया है बट अभी भी उतना एक्सटेंसिवली हम उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट आने वाले समय में दे कैन बी एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स दैट कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। सर वेरी इजी, जो रिसोर्सेज ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं और जिनका हम बहुत एक्सटेंसिवली इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्टॉक रिसोर्स। सर स्टॉक रिसोर्स में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। स्टॉक रिसोर्स फ्रेंड्स, स्टॉक का मतलब होता है जो हमारे पास रखा हुआ है, किसी चीज का स्टॉक होना। फाइन, तो हम बात करें कि हमारे एनवायरनमेंट में ऐसी कई सारी एनर्जीज हैं, कई सारे रिसोर्सेज हैं जिनका स्टॉक हमारे पास है, बट प्रेजेंट टेक्निकल नो हाउ के साथ हम उनका यूज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि प्रेजेंट टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा एडवांस्ड अभी तक नहीं है, या हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आ पाई है कि उन रिसोर्सेज का पूरी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकें। सो दे आर अ स्टॉक दैट आर प्रेजेंट, बट अभी भी हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। इसका छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूं कि हाइड्रोजन वो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स का काम कर सकता है, जहां पर उसे एक इंपॉर्टेंट फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, बट अभी भी हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है जहां पर हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकें। और इसी का एक सबसेट होता है विच इज नोन एज रिजर्व। कि सर स्टॉक तो वो हो गया जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है बट हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। रिजर्व का मतलब ये हो गया कि हमारे पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, हमें पता है कि ये एनर्जी या ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट उनका इस्तेमाल करना हमने अभी तक शुरू नहीं किया है। हो सकता है आने वाले कमिंग फ्यूचर में हम उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, बट अभी तक हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया है, उसे एज अ रिजर्व रखा हुआ है। जैसे मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं अगर, तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जो, वहां पर ऑयल के बहुत सारे रिजर्व्स हैं जो कि अभी भी खोजे नहीं गए हैं। तो अभी जो लिमिटेड ऑयल रिजर्व्स खोजे गए हैं सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमारे पास और रिजर्व नहीं है, और भी ऑयल रिजर्व्स हैं और आगे आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो हम उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप ये सारे क्लासिफिकेशंस आपको एकदम क्लियर है। अब हम बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्यों जरूरी है। तो सर रिसोर्स इज एन इंपॉर्टेंट और अ वाइटल थिंग फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। दैट सर विदाउट द यूज ऑफ रिसोर्सेज हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकते हैं, और हम ह्यूमन लाइफ को इवन इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं अच्छे से। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, एंड एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स ने उनका बहुत ग्रीडीली और बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया, एंड अल्टीमेटली इसके कारण कई सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला रीजन और इसका सबसे वर्स्ट आउटकम यही था कि सर रिसोर्सेज का डिप्लीशन होने लगा ऑन अ लार्ज स्केल। और इसका डिप्लीशन का सबसे बड़ा कारण क्या है कि सर
कुछ लोगों के लालच के चलते रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा स्केल में इस्तेमाल किया जा रहा है एंड दैट इज़ लीडिंग टू द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज कि सर नेचर के पास इतना तो है कि वो हम सब की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, बट सर जो हमारी लालच बढ़ती जा रही है, जो हमारे इस्तेमाल बढ़ते जा रहे हैं, शायद उनको कैरी कर पाना या उनको फुलफिल कर पाना हमारे नेचर के लिए पॉसिबल नहीं है। वहीं मैं बात करूं कि रिसोर्सेज का जो डिवीजन है या एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, इसके कारण क्या हुआ है कि सोसाइटी में एक डिवीजन क्रिएट हो गया है बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। और ये आप जानते हैं कि आज भी कई सारे ऐसे सेक्शन हैं सर जिनके पास रिसोर्सेज का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, वहीं पे कुछ ऐसी सोसाइटी हैं जिनके पास इवन बेसिक रिसोर्सेज भी नहीं है। तो रिसोर्स डिप्लीशन के कारण क्या प्रॉब्लम हुआ है कि सर कुछ हाथों में रिसोर्सेज हैं और उसके कारण क्या हो रहा है कि सोसाइटी के एक सेक्शन के पास रिसोर्सेज हैं और दूसरे सेक्शन के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है। And ultimately, indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis कि सर indiscriminate use जो हम ये कर रहे हैं resources का, इतना लार्ज स्केल और इतने एक्सप्लॉयटेटिव तरीके से हम resources का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके कारण क्या हो रहा है कि कई सारे इकोलॉजिकल क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं और हम सब उसको विटनेस भी कर रहे हैं। हम आए दिन सुनते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन, सर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, रिसीडिंग ऑफ द ग्लेशियर्स, ये सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही हैं? क्यों? क्योंकि सर अर्थ में जो एक बैलेंस बना हुआ है, जो एक इक्विलिब्रियम मेंटेन है, उसको हम पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हैं बाय ओवर एक्सप्लॉइटिंग द अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो सर अब क्या जरूरी है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज इंपॉर्टेंट कि सर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के हाथ में सारे रिसोर्सेज ना देकर जरूरी है कि सबके बीच में इक्वली रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और जिसको जितनी जरूरत है उनको उतने रिसोर्सेज मिले ताकि रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन ना हो। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड of the resource usage and the exploitation by the countries continues, then sir the future of our planet is in danger कि सर अगर प्रेजेंट फॉर्म में ही हमने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना शुरू किया और उसको कंटिन्यू रखा तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि हमारे अर्थ का जो फ्यूचर है दैट इज इन डेंजर। और यहीं से सवाल उठना शुरू हुआ कि सर हमें एक नया फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट करना शुरू करना है, एक नया एक नए सिरे से इस डेवलपमेंट प्रोसेस को रीअलाइन करना है ताकि जो ये डेंजर्स उठ रहे हैं और जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो रुक सके। और वहीं से टर्म इजाद हुआ सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेन मतलब काफ़ी लंबे वक्त तक चलना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सर ऐसा डेवलपमेंट that is fulfilling the requirements of present generation without exploiting or without overusing the resources and without compromising the ability of future generations to meet their needs। इसका मतलब ये कि ऐसा डेवलपमेंट करना जहां पर नेचर या एनवायरनमेंट का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। फाइन कि सर हम अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल तो कर रहे हैं बट उस तरीके से जिससे कि नेचर का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा है, नेचर को कोई भी हार्म नहीं हो रहा है, नेचर को कोई भी हानि नहीं हो रही है, हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज का। प्लस रिसोर्सेज ये एक हेरिटेज है जो हमारे एंसेस्टर्स से हमें मिली हैं और हमें इसे अपने आने वाली जनरेशन के लिए बचा कर रखना है। तो सर अगर हमने सारे रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया और उन्हें आज ही खत्म कर दिया तो शायद हमारी आने वाली जनरेशन के लिए वो अवेलेबल होंगे ही नहीं और हमें ऐसा नहीं करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सर वो एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जहाँ पर हम अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, फ्यूचर जनरेशन के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट डेवलपमेंट को करते हैं और प्लस ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरीके से इकोनॉमी या फिर इकोलॉजी या फिर एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म ना हो। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशंस। और इसी चीज को दोहराते हुए एक अर्थ समिट भी हुई थी जब धीरे धीरे करके हमारे कंट्री के लीडर्स ने रियलाइज करना शुरू किया इन लेट 1990s कि सर ये जो प्रेजेंट पैटर्न है डेवलपमेंट का वो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। इट इज़ लीडिंग टू लॉट ऑफ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड लॉट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो ज़रूरत है कि हम एक नए डेवलपमेंटल पैटर्न पे काम करना शुरू करें और एक नए एक डेवलपमेंटल मेथड को अपनाएं जहां पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपना सकें। और इसी के लिए 1992 में एक समिट की गई थी वर्ल्ड लीडर्स की, विच वॉज द अर्थ समिट, जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। और इसी अर्थ समिट में ये डिसाइड किया गया था कि सर हमें एक नया डेवलपमेंटल अप्रोच अपनाना है जिससे कि एनवायरनमेंट को हार्म ना हो, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट डेवलपमेंटल अप्रोचेस हैं उसके कारण कई सारी एनवायरनमेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीजिंग हीट, क्लाइमेट चेंज, रिसीडिंग ग्लेशियर्स, ओजोन लेयर डिप्लीशन। और कोशिश करना है कि हम इन सारे प्रॉब्लम्स को रोकें और नए डेवलपमेंट प्रोसेस को चालू करें। The United Nations Conference on Environment and Development, UNCED,
also known as Rio de Janeiro Earth Summit, Rio Conference और the Earth Summit. It was a major United Nation conference जो कि चला था रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 3 जून से लेकर 14 जून तक 1992 में। इसमें 172 गवर्नमेंट्स और कई सारे एनजीओज और नॉन गवर्नमेंटल ग्रुप्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, और इन सब का मेन मोटिव यही था कि किस तरीके से जो प्रेजेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं डेवलपमेंट के उनको स्टडी किया जाए और उनको वापस से रीऑर्गेनाइज किया जाए। और यहीं पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन हुए थे, और उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था एजेंडा 21। कि सर दिस एजेंडा 21 व्हाट वाज दिस? इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 at the United Nations Conference on Environment and Development, which took place at Rio de Janeiro, Brazil. Agenda 21, it's an action plan concerning sustainable development, but it is non-binding. कि सर एजेंडा 21 की एक एक्शन प्लान है। एजेंडा 21 प्लान्स हैं यहाँ पर कि हम किस तरीके से आने वाले वक्त में डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल हार्म को मेंटेन करके चलेंगे। कि सर डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल बैलेंस शुड गो हैंड इन हैंड। हमें ऐसी प्रैक्टिसेस को अपनाना है कि जिससे डेवलपमेंट तो ना रुके बट प्लस एनवायरमेंट को भी हार्म ना हो। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities. That sir, ये जो राइजिंग एनवायरमेंटल डैमेज है या जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, ये किसी भी एक कंट्री की पर्टिकुलर प्रॉब्लम नहीं है, या कोई भी इंडिविजुअल कंट्री इससे पूरी तरीके से नहीं जूझ सकती है। ज़रूरत है एक कोऑपरेटिव अप्रोच अपनाने की, जहां पर हम सारी कंट्रीज साथ आकर कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो करें जिससे कि हम अपने डेवलपमेंट को भी साथ ले चल सकें और प्लस एनवायरमेंटल जो डैमेज हो रहा है उसको भी रोक सकें। तो ऐसे 21 एजेंडाज या 21 प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे कि ये सब कंट्री को फॉलो करना है। और इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट बात ये भी थी कि हर एक लोकल गवर्नमेंट इन 21 एजेंडा के साथ साथ अपना खुद का एक लोकल प्लान भी बना सकती है। और यहीं से शुरुआत हुई थी एक नए दौर की, जहां पर बात होनी शुरू हुई कि सही सर सिर्फ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, नेचर का इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये चीज़ करने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि सर रिसोर्स को प्लान किया जाए। तो रिसोर्स प्लानिंग इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट, इट्स एन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी कि ताकि हम रिसोर्सेज को जुडिशियसली यूज़ कर सकें, कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो और सबकी नीड्स और डिमांड्स भी फुलफिल हो सकें। और इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहाँ पर रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही वेरीड है, बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है। कि कुछ एरियाज़ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर दे आर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। कि कुछ जगहों पर बहुत ही एक्सट्रीम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एंड दे आर सेल्फ सफिशिएंट, वहीं पर कुछ जगहों की अगर हम बात करें तो बेसिक रिसोर्सेज भी वहाँ पर मिसिंग है। जैसे मैं आपको राजस्थान का एग्जांपल दूं कि वहाँ पर सर जो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं, जैसे काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल है, विंड एनर्जी अवेलेबल है, उसके अलावा हम बात करें थोरियम एंड मोनाजाइट जो सैंड्स में मिलती हैं वो भी अवेलेबल है, बट उनके पास वाटर रिसोर्सेज नहीं है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज नहीं है, अदर मिनरल रिसोर्सेज नहीं है। वहीं पे मैं बात करूं कि छत्तीसगढ़, झारखंड और ऐसे एरियाज़ के बारे में, तो वहाँ पर सर रिसोर्सेज तो बहुत अवेलेबल हैं बट अभी भी वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं। नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, बट मिनरल रिसोर्सेज की वहाँ पर थोड़ी सी कमी है। तो इसी तरीके से सर जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही वेरीड है और बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट है। तो ज़रूरी है कि रिसोर्स प्लानिंग इस तरीके से किया जाए कि सभी रीजन्स को इक्वली उन रिसोर्सेज का हिस्सा मिले और सभी रीजन्स का डेवलपमेंट हो सके। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल। और ज़रूरी है कि इन सारी लेवल्स पे हम रिसोर्स प्लानिंग को काफ़ी बढ़िया तरीके से करें। अब रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन एंड सर्वे, कि पहले पता लगाना कि कौन से एरिया में कितना रिसोर्सेज अवेलेबल है। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री, दिस इन्वॉल्व्स सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। कि सर किस एरिया में कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है, उनका सर्वे करना, उनके बारे में पता लगाना। दूसरा है कि सर इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडाउड विथ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स। कि सर हमने सर्वे तो कर लिया और हमने पता लगा लिया कि कहाँ पर कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट अब एक नेक्स्ट प्लान डेवलप करना है कि आखिर किन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे,
क्या इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरीके से उस रिसोर्स का डेवलपमेंट करके हम उसे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं इन अ मैनर जो कि सस्टेनेबल हो। और लास्टली आता है कि सर एक नेशनल प्लान के साथ इस रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इंटीग्रेट करना, कि सर रिसोर्स डेवलपमेंट तो हो रहा है बट उस रिसोर्स डेवलपमेंट को इस तरीके से हमें करना है कि उससे नेशन का भी डेवलपमेंट हो और हर एक स्तर पे डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हो सके, प्लस किसी भी तरीके से जो इन्वायरमेंट या इकोलॉजी को डैमेज है या डिस्ट्रक्शन है वो नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द 3 स्टेप्स। पहली चीज़ मैपिंग एंड सर्वे, दूसरी चीज़ प्लानिंग और टेक्नोलॉजी डेवलप करना, और तीसरी चीज़ कि सर एक इंटीग्रेटेड प्लान डेवलप करना जिससे रिसोर्स डेवलपमेंट और नेशन डेवलपमेंट साथ में हो सके। India has made concerted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। और इसीलिए हम देखते हैं कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो प्लानिंग कमीशन बनाई गई और उसे यही काम दिया गया कि आप इंडिया में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका प्रॉपर्ली मैपिंग कीजिए, आप उनका प्रॉपर्ली सर्वे कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका जुडिशियसली यूज़ हो और नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल, हर लेवल पे प्रॉपर डेवलपमेंट प्लान्स हो सकें, बन सकें और सभी रीजन्स का प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हो सके। There are many regions in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward regions. On the contrary, there are some regions जहाँ पर resources बहुत कम है लेकिन still वो developed countries हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सर resources को development करने के लिए हमने बहुत अच्छे से देखा कि सर टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और ये चीज़ हमने थ्रू आउट द हिस्ट्री भी एक्सपीरियंस की है कि किस तरीके से कितना ही रिसोर्सेज क्यों ना अवेलेबल हो बट जब तक हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं होगी हम उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूसेज नहीं कर पाएंगे। The history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the foreign invaders। कि सर colonization के टाइम पे हमने देखा कि जो rich resources थे इन colonies में वही फॉरेन इन्वेडर्स को हम तक अट्रैक्ट करके लाई। अभी कॉलोनाइजेशन के टाइम पे ये कॉलोनी सुपीरियर क्यों थी? क्योंकि इनके पास जो टेक्नोलॉजीज थी वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी, इनके पास ऑलरेडी वो टेक्नोलॉजी थी, हायर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्री, जिन्होंने हेल्प की कि वो इन कॉलोनीज में जाकर रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सकें और अपना डेवलपमेंट कर सकें। इसीलिए हमें क्या समझना ज़रूरी है कि सर रिसोर्स की अवेलेबिलिटी तो इंपॉर्टेंट है ही बट उसके साथ साथ प्रॉपर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी ज़रूरी है कि उन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है और इस्तेमाल कैसे करना है, और इंडिया ने अपनी हिस्ट्री के दौरान ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीखी हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब हमने क्या देखा कि सर रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत फिनाइट हैं एंड उनका यूज़ भी हमें जुडिशियसली करना है। तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट। कि सर ये सारी जो प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे थे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, कुछ एरियाज ज़्यादा डेवलप्ड हैं, कुछ कम डेवलप्ड हैं, कहीं पर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कहीं पर नहीं हैं, तो ज़रूरी है कि हम रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करें और उनका जुडिशियसली यूज़ करें। और ये मेन कंसर्न रहा है हमारे इंपॉर्टेंट लीडर्स का बहुत ही शुरुआत से। अगर मैं बात करूं महात्मा गांधी जी के बारे में तो उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर इसके बारे में बात की थी और उन्होंने बहुत ही एक अच्छी बात भी कही थी कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। कि सर लोगों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमारे अर्थ पर इनफ रिसोर्सेज हैं बट लोगों की लालच को पूरा करने के लिए हमारे अर्थ पर, एक सिंगल पर्सन की लालच पूरा करने के लिए भी हमारे अर्थ पर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। तो ज़रूरत क्या है वो यहाँ पे बताना क्या चाहते हैं कि सर किस तरीके से जब तक हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करेंगे अर्थ या हमारे रिसोर्सेज पर कोई भी हार्म नहीं आएगा, बट जब हम अपने इस लालच को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो शायद ये रिसोर्सेज किसी एक व्यक्ति के लालच को भी पूरा नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात के बारे में बताना चाहते हैं कि सर जो ग्रीडी और सेल्फिश इंडिविजुअल्स हैं और जो ये इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज़ के आने के कारण ये रिसोर्स डेवलपमेंट और रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया है एंड उन्हीं के इस एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के कारण, इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण रिसोर्स का डिप्लीशन इतना तेज़ी से हो रहा है ग्लोबल लेवल पे। और उनका ये मानना था कि रिसोर्स कॉन्सेंट्रेशन किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में ना देकर हमें सभी को रिसोर्स कंट्रोल देना चाहिए ताकि लोग उसका कंजर्वेशन भी करें और सबका डेवलपमेंट हो सके। ही वॉज अगेंस्ट द मास प्रोडक्शन एंड wanted to replace it with the production by the masses। कि सर वो मास प्रोडक्शन नहीं चाहते थे, उनका ये नहीं मानना था कि हमें बहुत लार्ज स्केल में गुड्स को प्रोड्यूस करना है, रादर उनका क्या मानना था कि प्रोडक्शन बाय द मासेस, कि बहुत सारे लोग मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं तभी इस रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन या रिसोर्स डिप्लीशन के प्रॉब्लम से हम खुद को बचा सकते हैं। आने वाले वक्त में देखें तो ऐसी बातें कई बार दोहराई गई। बेसिकली ये बात शुरू हुई थी 1960s के बाद से, जब एक इंटरनेशनल लेवल पे एक क्लब था दैट इज़ क्लब ऑफ रोम, उन्होंने ये बात करनी शुरू की कि रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1974 में गांधीयन फिलॉसफी को दोबारा से रिपीट किया गया और अमेरिका के प्रेसिडेंट स्क्यूमेशर
उन्होंने इस बात को दोहराया और उन्होंने एक किताब भी लिखी, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, और उन्होंने इसमें कहा कि सर किस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाने शुरू हुए 1987 में, जब एक ब्रंट लैंड कमीशन रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट दी और उसमें उन्होंने बहुत साफ अक्षरों में ये बताया कि किस तरीके से प्रेजेंट डेवलपमेंट पैटर्न्स जो हैं वो बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव हैं और उसके कारण बहुत सारी नेचुरल प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं और बहुत सारे ऐसे नेचर रिलेटेड या रिसोर्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो अराइज हो रहे हैं। और इन्होंने ही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट, और इन्होंने ही बात करनी शुरू की थी रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में। और सब्सिक्वेंटली उन्होंने एक बुक भी पब्लिश की थी, आवर कॉमन फ्यूचर। अनदर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाज मेड एट द अर्थ समिट व्हिच वाज हेल्ड इन 1990। सो दीज वर द स्टेप्स जो रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए गए हैं सिंस 1960s, और ऐसा रियलाइज किया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिसोर्स कंजर्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लैंड रिसोर्सेज के ऊपर। सर अब हम बात करेंगे कि हमने रिसोर्सेज को देख लिया है, रिसोर्स ज़रूरी कैसे है, रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग क्या है और रिसोर्स कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज और सॉइल रिसोर्सेज के बारे में। तो लैंड रिसोर्सेज के बारे में हम जानते हैं कि सर लैंड पे हम रहते हैं और लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि सर वी डू एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज ऑन लैंड, और लैंड भी कई कई प्रकार में, लैंड के अलग अलग रिलीफ फीचर्स होते हैं, जैसे नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ। फाइन, हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं जो ह्यूमंस लैंड का इस्तेमाल करते हुए डेवलप करते हैं। बट लैंड हर जगह पे इक्वालिटी में अवेलेबल नहीं है। लैंड इज़ अ फिनाइट रिसोर्स, और हम बात करें कि अलग अलग रिलीफ फीचर्स भी हैं, अलग अलग टोपोग्राफिकल फीचर्स भी हैं, जैसे कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर प्लेन्स और आइलैंड्स हैं। तो ज़रूरी है कि जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है उसका यूज़ जुडिशियसली करें और उसे कंजर्व करके रखें। 43% ऑफ लैंड एरिया की अगर हम बात करें, टोटल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें से 43% जो लैंड एरिया है इट इज़ प्लेन। तो हमारे पास जो टोटल लैंड अवेलेबल है उसमें से 43% ऑफ एरिया इज अ प्लेन विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो नेक्स्ट 30% है दैट इज द माउंटेन्स, और ये टोटल सरफेस एरिया है कंट्री का, 30% वो माउंटेन्स से घिरा हुआ है। माउंटेन्स हेल्प करते हैं पेरेनियल रिवर्स का वो सोर्स होते हैं, वो टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं। और फाइनली हम आ जाते हैं 27% एरिया जो है कंट्री का दैट इज़ प्लेट्यू रीजन, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। नाउ यू हैव सीन कि सर लैंड पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बहुत ही वेरीड है, बहुत ही बिखरा बिखरा सा हुआ है और बहुत ही वेरीड फीचर्स हैं। तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लैंड यूज़ पैटर्न्स किस तरीके के हैं, आखिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम लैंड पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो लैंड यूज़ है और जो लैंड कवर है इट इज़ अंडर फॉरेस्ट। कि सर पहला जो लैंड कवर या लैंड यूसेज है वो होता है फॉरेस्ट के अंदर, जो जंगल होते हैं, जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, वो सबसे पहला लैंड यूसेज होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो हम आते हैं लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन की, वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, जिस पे एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है। और वो कौन कौन से लैंड होते हैं सर? बैरन एंड वेस्ट लैंड, कि जो बंजर ज़मीन हो चुकी है या जो पथरीली ज़मीन है उसमें हम कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। एंड सेकंड होती है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, कि नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के लिए जो लैंड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे रोड्स बनाना, बिल्डिंग्स बनाना, डैम्स बनाना और अन्य कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। थर्ड पे हम आ जाते हैं अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जो दूसरा अनकल्टिवेटेड लैंड है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जो हम जिसपे हम फार्मिंग तो नहीं कर रहे हैं बट स्टिल वो उसमें हम कुछ टाइप के प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे हम बात करें परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स, जो गांवों में आज भी आप देखते हैं कि जहां पर घास फूस और ग्रेजिंग लैंड जिसको बना दिया जाता है, जहां पर गाय भैंस जाकर अपने घास चरते हैं और गांव के लोग उसे ग्रेजिंग लैंड या पास्चर लैंड की तरह इस्तेमाल करते हैं। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री ग्रूव्स, हम गांवों में अगेन इन चीज़ों को देखते हैं, या शहरों में भी अगर आप देखें कि कई सारी ऐसी ज़मीन है जहां पर हम खेती तो नहीं कर रहे हैं लेकिन बगीचे बनाए हुए हैं, आम के बगीचे, बनानास के एंड ऑल दोज थिंग्स। तो वो ग्रूव्स और ट्रीज के अंडर में जो ये लैंड है वो मिसलेनियस लैंड में आती है। एंड फाइनली कल्चरलेबल वेस्ट लैंड, कल्चरलेबल वेस्ट लैंड कौन सा होता है? विच इज़ लेफ्ट फेलो फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स, कि पिछले 5 सालों से उसमें कोई भी खेती नहीं की गई है। ऑल्दो उसके पहले उसमें खेती होती थी बट अब पिछले 5 सालों से उसमें हम खेती नहीं कर रहे हैं। दैट इज कल्चरलेबल वेस्ट लैंड। फोर्थ हम बात करते हैं फैलो लैंड, जो खाली पड़ा हुआ लैंड है। अब इसमें फैलो लैंड में भी 3 टाइप होते हैं। करंट फैलो लैंड, लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, कि सर करंट फैलो लैंड कौन सा है? कि जो 1 और 1 ईयर से कम से खाली पड़ा हुआ है, उसमें एग्रीकल्चर नहीं की है। एंड अदर देन करंट फैलो लैंड, जो 1 से 5 साल के बीच में
हमने उसमें कोई भी एग्रीकल्चर नहीं किया है और वो खाली पड़ा हुआ है। फाइनली आता है वो एरिया जिसमें हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो इसको हम डिवाइड करते हैं नेट सोन एरिया एंड एक और डिवीजन है दैट इज एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। एक होता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया क्या होता है सर? इट इज द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया, एंड एरिया सोन मोर देन वंस इन अ ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है? तो नेट सोन एरिया का मतलब क्या होता है कि सर सपोज ये लैंड है और ये लैंड में मैंने 80% लैंड पे एग्रीकल्चर किया हुआ है, तो नेट सोन एरिया मैं कैसे काउंट करूंगा कि सपोज ये टोटल 10 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है और मैंने 9 स्क्वायर किलोमीटर पे एग्रीकल्चर किया हुआ है, तो इट इज नोन एज नेट सोन एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होगा कि सर मैंने इस पूरे लैंड में 3 बार एग्रीकल्चर किया है, तो सर 9 + 9 + 9 27 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब क्या कि सर टोटल लैंड जिस पे क्रॉप उगाई हुई है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का मतलब कि उस लैंड पे हमने कितनी बार एग्रीकल्चर किया है, हमने उसे उतनी बार काउंट करना है। तो नेट सोन एरिया तो सेम रहेगा कि सर वो 9 स्क्वायर किलोमीटर लैंड पे ही मैं साल भर में एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, तो नेट सोन एरिया में वो टोटल लैंड आ जाएगा जिस पे एग्रीकल्चर हो रहा है। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या होगा कि सर कितनी बार मैंने एक पर्टिकुलर लैंड पे एग्रीकल्चर किया है उसको मैं ऐड कर दूंगा, एंड दैट विल बी नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। फाइन, तो ये होता है लैंड अंडर कल्टीवेशन या एग्रीकल्चरल लैंड। अब मैं अगर बात करूं तो सर लैंड यूज जो है या लैंड यूसेज पैटर्न इन इंडिया, it is the use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capability and culture and tradition। कि सर land use pattern जो होता है वो दोनों फैक्टर से डिफाइन होता है। पहली चीज तो सर टोपोग्राफी कि सर उस पर्टिकुलर लैंड का फीचर कैसा है, वो लैंड प्लेन है या माउंटेन है या प्लेट्यू है या वहाँ पे लैंड फीचर कैसा है। और दूसरी चीज कि सर पॉपुलेशन फैक्टर्स या ह्यूमन फैक्टर्स सच एज उस पर्टिकुलर जगह पे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कैसी है, कल्चर और ट्रेडिशन कैसा है। तो ये सारे फैक्टर्स लैंड यूज पैटर्न्स को अफेक्ट करते हैं। पहला क्या कि सर टोपोग्राफी, उस लैंड की टोपोग्राफी कैसी है, उस लैंड की रिलीफ फीचर कैसी है। और दूसरी चीज कि सर ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है। अब हम जानते हैं कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो लैंड का पर स्क्वायर किलोमीटर यूसेज जो होगा वो और ज्यादा इंटेंसिव होगा। अगर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हमारा ज्यादा है तो हम लैंड का और ज्यादा एक्सटेंसिव यूज करेंगे। कल्चर और हमारा ट्रेडिशन कैसा है उस हिसाब से भी लैंड का यूसेज जो है वो वेरी करता है। और अब हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि सर आखिर इंडिया में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, लैंड यूसेज पैटर्न कैसा है, आखिर लैंड के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लैंड पोल्यूशन क्या क्या है और लैंड कंजर्वेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आखिर इंडिया में लैंड यूज पैटर्न कैसा है, आखिर किस किस जगह पे कैसा लैंड पैटर्न और रिलीफ फीचर हमें देखने को मिलता है। तो पहले अगर हम बात करें तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और फर्स्ट चैप्टर में हम इस बारे में बात कर चुके हैं। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, और पूरे 100% का एरिया का जो लैंड सर्वे डाटा है हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है। और उसका रीजन क्या है कि सर सबसे पहली चीज कि कुछ एरियाज जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज ने ऑक्यूपाई कर रखे हैं। जैसे हम बात करें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में या अरुणाचल प्रदेश या नॉर्थ ईस्टर्न अदर स्टेट्स के बारे की बात करें तो वहां पे चाइना ने कुछ एरिया हथिया के रखा हुआ है। दैट इज वाई उन एरियाज का लैंड यूज डाटा हमारे पास नहीं है। उसके अलावा हम बात करें कि लैंड अंडर परमानेंट पास्चर हैज आल्सो डिक्रीज्ड एंड मोस्ट ऑफ द अदर देन द करंट फैलो लैंड आर ईदर पुअर क्वालिटी और द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज वेरी हाई। दैट मींस सर कि जो पास्चर एरिया के अंडर जो लैंड था वो भी धीरे धीरे करके डिक्लाइन होता जा रहा है और अदर देन करंट फैलो लैंड जो थे वो भी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हम बात करें सर कि जो पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया है वो भी एक एरिया से दूसरी जगह में बहुत ज़्यादा वेरी करता है। किस तरीके से, अगर मैं बात करूं कि कुछ एरियाज में वो 80% है, और वो कौन से एरियाज हैं सर, वो एरियाज हैं पंजाब और हरियाणा के। सर इन स्टेट्स में 80% जो इनका लैंड एरिया है वो नेट सोन एरिया के अंडर में है। और वहीं पे मैं बात करूं कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की तो वहां सिर्फ 10% है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। सर यहां पर जो नेट सोन एरिया है वो 10% से भी कम है। और वहीं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो सर वहां पे 80% से ज्यादा जो लैंड एरिया है वो नेट सोन एरिया के अंडर में कवर होता है।
नाउ अगर मैं बात करूं फॉरेस्ट एरिया के बारे में, तो फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज आल्सो वेरी लेस। जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अंडर में डिसाइड की गई थी कि सर एटलीस्ट 33% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया शुड बी अंडर द फॉरेस्ट कवर, वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि लार्ज स्केल में जो फॉरेस्ट एरियाज पहले थे उसके कंपैरिजन में बहुत तेजी से फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज होते जा रहे हैं। अगर आप इस मैप में देखेंगे तो कई सारे एरियाज हैं जहां पर फॉरेस्ट एकदम ही कम है, द एरियाज आर डिवाइड ऑफ द फॉरेस्ट। बात करूं मैं एमपी और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो सिर्फ यही वो स्टेट्स हैं जहां पर फॉरेस्ट कवर 33% के डिजायर्ड एरिया के अंडर पे हैं। अदरवाइज बाकी सारी जगहों पर फॉरेस्ट एरिया बहुत कम है। और आप समझ पा रहे होंगे कि इसके कितने ज्यादा बुरे इंप्लीकेशंस हैं कि सर अगर फॉरेस्ट को हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे या फॉरेस्ट एरियाज को कट कर देंगे तो लैंड की क्वालिटी उससे बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाएगी। और उसके अलावा कई सारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आएंगी जो अल्टीमेटली इन्वायरमेंट पोल्यूशन या ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज को लीड करेंगी। हम बात करें कि वेस्ट लैंड, हमने बात करी थी इसके बारे में कि वेस्ट लैंड सर दे इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट पार्ट। फाइन, वेस्ट लैंड क्या क्या इंक्लूड करता है सर? इट इंक्लूड्स रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज ऑफ लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, इंक्लूड्स सेटलमेंट्स, रोड्स, रेलवेज, इंडस्ट्रीज। और हम बात करें तो वेस्ट लैंड और लैंड पुट टू अदर यूजेस, उनका एरिया जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। और आप जानते हैं कि सर ग्रोइंग पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन के कारण ह्यूमन नीड्स बहुत तेजी से बढ़ती जा रही हैं सर। बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, पार्क सेटअप करने के लिए, मॉल्स बनाने के लिए, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। और उन सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लार्ज नंबर में जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है उसे एग्रीकल्चर यूज से अलग हटाकर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं नॉन एग्रीकल्चरल यूसेस के लिए और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि सर जब भी ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इतनी तेजी से हो रही हैं, लैंड की क्वालिटी बहुत तेजी से खराब होती जा रही है। कंटिन्यूअस यूज ऑफ लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी प्रॉपर ट्रीटमेंट या फिर विदाउट एनी टेकिंग एप्रोप्रिएट स्टेप्स कि हम लैंड कंजर्वेशन या लैंड को प्रोटेक्ट करके रखें, दैट इज लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन ऑन अ वेरी लार्ज स्केल। हम बात करें कि सर 95% ऑफ आवर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग इज डिराइव फ्रॉम लैंड ओनली। कि सर लैंड रिसोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ह्यूमंस की 95% ऑफ नीड्स जो हैं, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है वो लैंड से ही डिराइव की जाती है। हम बात करें कि ह्यूमन एक्टिविटीज दे हैव नॉट ओनली बॉट अ लैंड डिग्रेडेशन, और वो लैंड को सिर्फ पल्यूट ही नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्होंने नेचुरल फोर्सेस को भी तेज कर दिया है जिससे कि लैंड डिग्रेडेशन हो सके। सी, एक है ह्यूमन फोर्सेस जो लीड कर रहे हैं नेचुरल डिजास्टर्स या नेचुरल कैलामिटीज और लैंड डिग्रेडेशन को, और एक है नेचुरल फोर्सेस जो लैंड डिग्रेडेशन को कॉज कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली अब ह्यूमंस ने ह्यूमंस की एक्टिविटीज ने नेचुरल फोर्सेस को भी बहुत पेसिफाई कर दिया है, बहुत ज्यादा पेस में ला दिया है, और जिसके कारण ये नेचुरल डिग्रेडेशन के जो प्रॉब्लम्स हैं या जो रीजंस हैं वो भी तेजी से एक्ट कर रहे हैं और लैंड डिग्रेडेशन बहुत तेजी से होता जा रहा है। बात करें कि लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या है, तो देयर आर सम ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, सर लार्ज नंबर में जंगलों को काटना, ओवरग्रेजिंग, सर हमारे पास जो एनिमल्स हैं, पशु हैं, हर्ड्स हैं, वो सारे जो प्लांट्स हैं उनको ग्रेजिंग कर ले रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है कि लैंड जो डेजर्ट्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। माइनिंग एंड क्वेरिंग टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लैंड डिग्रेडेशन, एंड दीज आर नॉट ओनली द रीजंस। ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिनके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। एंड आइए उन सारे रीजंस को एक एक करके समझते हैं। हम बात करें कि सर माइनिंग साइट्स आर अबैंडन्ड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट, लीविंग डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देख पा रहे होंगे तो देख रहे हैं आपकी लैंड की क्वालिटी को कितना ज्यादा खराब कर दिया गया है, कितना बुरी तरीके से इस लैंड को माइनिंग करने के बाद ओपनली छोड़ दिया गया है, जिसके कारण लैंड की जो क्वालिटी अवेलेबल है हमारे पास वो कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब आप इस लैंड को किसी भी तरीके से यूज नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमंस की जो माइनिंग एक्टिविटीज हैं, माइनिंग करने के बाद व्हाट दे आर डूइंग कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं वो लैंड का, वो उसे फिल नहीं कर रहे हैं, उसे एलिवेट नहीं कर रहे हैं, उसे पूरी तरीके से यूज के लिए वापस सूटेबल नहीं बना रहे हैं। एंड रादर व्हाट दे आर डूइंग इज कि पूरे लैंड की ऐसे खुदाई कर कर और उसे उसी तरीके से छोड़ दिया जा रहा है, जिसके कारण अब ये लैंड किसी भी नेक्स्ट यूज में नहीं आ सकती है एंड ये पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। So the mining activities and leaving the mines open after the activities are done, कि सर यहाँ से हमने पूरे नेचुरल रिसोर्सेज निकाल लिया लेकिन माइंस को वैसे ही छोड़ दी। आप समझ पा रहे होंगे कि कितना ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है।
In states like Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh and Odisha, deforestation due to mining have caused severe land degradation. अब आप जानते हैं कि सर जब माइनिंग करनी है हमें तो यहाँ के जंगलों को भी काटना पड़ेगा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा जैसे एरियाज में लार्ज स्केल में नेचुरल रिसोर्सेज के रिजर्व हमें मिलते हैं और यहीं पर सर आप देखेंगे कि माइनिंग करने के लिए लार्ज स्केल में डिफॉरेस्टेशन किया गया जिसके कारण लैंड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हुई, सॉइल इरोजन के कारण एंड और भी कई सारे लैंडस्लाइड के प्रॉब्लम्स के कारण ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से हमें देखने को मिल रही हैं और इसके कारण भी लैंड की क्वालिटी बहुत तेज़ी से खराब होती जा रही है। मैं बात करूं सर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तो सर ओवर ग्रेजिंग इट हैड लेड टू लैंड डिग्रेडेशन। ओवर ग्रेजिंग कैसे सर कि पहले सर यहाँ पे बहुत हरियाली हुआ करती थी और कई सारे पेड़ पौधे हुआ करते थे बट चूंकि इतने सारे कैटल्स और हर्ड्स हमारे पास हैं कि उन्होंने सारी घास फूस और सारी ग्रीनरी को अपने फॉडर के तरीके से खा लिया है तो अब यहाँ पर कोई भी ग्रीनरी या ग्रीन प्लांट्स का कवर नहीं बचा है। यू कैन सी कि अब लैंड किस तरीके से डेजर्ट में कन्वर्ट होती जा रही है और आप मानेंगे नहीं बट राजस्थान में भी ऐसा माना जाता है कि कई सौ सालों पहले वहाँ पर ग्रीन फॉरेस्ट और ग्रासेस हुआ करते थे बट ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग प्रॉब्लम वहाँ का पूरा लैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया है एंड दिस इज द मेजर रीजन, वन मोर मेजर रीजन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन दीज एरियाज। मैं बात करूँ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की तो ओवर इरिगेशन के कारण सर वहाँ पे लैंड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है। आप जानते हैं कि सर जब ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 में इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल मैन्योर्स और हाई डोजेज ऑफ इरिगेशन ये सजेस्ट किए गए थे। उसी वक्त से पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये सारी चीजें फॉलो की जाने लगी लेकिन सर विद इन टाइम ड्यू टू कंटिन्यूअस यूसेज ऑफ दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ओवर इरिगेशन वहां पे क्या हो रहा है कि अब जो जमीन है वो दलदली होती जा रही है, वो जमीन जो है वो स्वैम्पी होती जा रही है, मार्शी होती जा रही है, प्लस उसमें सेलिनिटी बहुत बढ़ती जा रही है, सॉल्ट कंटेंट जो है वो पानी में जमीन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि पानी तो सर सीप डाउन हो जाता है बट सॉल्ट जो है वो जमीन के ऊपर ही रह जाता है एंड इसके कारण कई बार आप देखेंगे कि सॉइल का जो नेचर है उसमें जब हम केमिकल पेस्टिसाइड मिलाकर उसको सॉइल के ऊपर या लैंड के ऊपर डाल रहे हैं तो उसके कारण वो एल्कलाइन भी होता जा रहा है या एसिडिक भी होता जा रहा है एंड अल्टीमेटली दिस थिंग आल्सो इज लीडिंग टू लैंड डिग्रेडेशन इन दीज एरियाज। सर अगर आप क्वेरिंग एक्टिविटीज को देखेंगे, देखिए दो अलग अलग चीजें होती हैं। माइनिंग का मतलब होता है कि आप खुदाई करके किसी भी पर्टिकुलर नेचुरल रिसोर्सेज के ओर को निकाल रहे हैं। क्वेरिंग का मतलब होता है कि जहां पर पत्थर अवेलेबल हैं आप उनको टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर पत्थरों को क्वेरी कर रहे हैं। तो माइनिंग जो होती है वो होती है मिनरल्स की और क्वेरिंग जो होती है वो होती है स्टोन्स की। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से चिसलिंग करके लार्ज एरिया में जो पत्थर है उनको तोड़कर निकाला जा रहा है। उसके अलावा हम देखें कि द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ limestone or cement for cement industries and calcite soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। कि सर जो हम ग्राइंडिंग प्रोसेस कर रहे हैं लाइमस्टोन की ताकि उसे सीमेंट में कन्वर्ट किया जा सके और वहीं पे मैं बात करूं सिरामिक इंडस्ट्रीज जो कि मतलब आपने देखा होगा मार्बल या फ्लोरिंग की जो इंडस्ट्रीज हैं उन सारी जगहों पे या टाइल्स इंडस्ट्रीज जो हैं वहां पर वो क्या करते हैं उसकी कटाई करते हैं, उसके कारण कितना ज़्यादा डस्ट निकलता है आपने अगर कभी देखा हो। तो ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन्स एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज़ ये क्या करती हैं, लार्ज स्केल में डस्ट पार्टिकल क्रिएट करती हैं। ये डस्ट पार्टिकल बाद में ज़मीन पे सेटल डाउन हो जाती हैं और एक लेयर क्रिएट कर देती हैं। फाइन कि हम क्वेरिंग कर रहे हैं या पत्थरों को हम उनकी घिसाई कर रहे हैं या उनको काट रहे हैं तो उससे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स निकल रहे हैं। डस्ट पार्टिकल्स निकलने के बाद क्या होते हैं सर, वो ज़मीन में ऐसे एक थिक लेयर बना देते हैं जिसके कारण क्या होता है कि कभी कोई भी न्यूट्रिएंट या कोई भी वाटर पार्टिकल डीप डाउन लैंड तक नहीं पहुंच पाता है और उसके कारण भी लैंड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। एंड ऑल्सो एटमॉस्फेयर में ये जो डस्ट फैलती है इट ऑल्सो लीड्स टू एयर पोल्यूशन। सो सर ऑल दीज आर दी प्रॉब्लम्स जो लैंड डिग्रेडेशन को लीड कर रही हैं। और अल्टीमेटली हम बात करें कि सर इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपना वेस्ट मटेरियल लार्ज स्केल में लैंडफिल्स में फेंक देती हैं। आपने देखा होगा कि सर कई जगहों पर आउटसाइड द सिटी लैंडफिल्स बनाए जाते हैं और वहां पर लार्ज स्केल में कचरों की डंपिंग की जाती है। सो in recent years industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country। कि सर जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स निकल रहे हैं वो लैंड और वाटर डिग्रेडेशन या उसके पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा लीड कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ लैंड को कितना ज़्यादा खराब कर दिया गया है। वहाँ पे कचरा फेंक कर वहाँ पे
पल्यूटेंट्स फेंक कर। और आप जानेंगे कि जहाँ पे न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं, उनके जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं वो तो लैंड को इतना ज़्यादा खराब कर देते हैं कि सर आप वहाँ पर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ह्यूमंस आर नॉट अलाउड टू एंटर देयर। सो दिस इज हाउ द ह्यूमन एक्टिविटीज आर लीडिंग टू लार्ज नंबर ऑफ डिग्रेडेशन, लार्ज डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन इंडिया। और उसके कारण लैंड यूसेज जो है हमारे पास, यूज़ के लिए जो हमारे पास लैंड अवेलेबल है उसकी क्वांटिटी धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है, और जो अवेलेबल है उसकी क्वालिटी भी हम बहुत तेज़ी से ख़राब कर रहे हैं। ज़रूरत क्या है कि सर लैंड कंजर्वेशन किया जाए और हम कुछ मेजर्स लें कि सर बिकॉज लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स और उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो यहीं से इंपॉर्टेंट एरिया इंपॉर्टेंट इशू अराइव होता है कि सर हमें लैंड कंजर्वेशन करना है। कंजर्व करना मतलब सर बचाना। तो हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस अपनानी है कि जिससे लैंड को कंजर्व किया जा सके, और जो अमाउंट ऑफ लैंड हमारे पास अवेलेबल है उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें और लैंड को कंजर्व करने की कोशिश करें। क्या क्या प्रैक्टिसेस हम कर सकते हैं? सर सबसे पहला है एफॉरेस्ट्रेशन, कि लार्ज स्केल में आप जंगलों को उगाइए, फाइन, पेड़ उगाइए। उसके कारण क्या होगा कि सर ये जो सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम होता है, डेजर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम होता है, लैंडस्लाइड का प्रॉब्लम होता है, ये सारी चीज़ें रुक जाती हैं, क्योंकि पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो लैंड को होल्ड करके रखती हैं। उसके कारण लैंडस्लाइड, डेजर्टिफिकेशन या इरोजन का इशू नहीं होता है। एंड एफॉरेस्ट्रेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट, कि सर पहली चीज़ तो एफॉरेस्ट्रेशन करनी है और जो ग्रेजिंग हो रही है उसको भी रेगुलेट करना है, कि कहीं सर लार्ज स्केल में पूरे एरिया में ग्रेजिंग करके जो हमारी हर्ड्स हैं वो पूरे ग्रीनरी को ख़त्म तो नहीं कर दे रही हैं, तो उसे भी हमें रेगुलेट करने हैं। पास्चर लैंड बनाने हैं और कोशिश करना है कि सिर्फ उन्हीं जगहों पर हर्ड्स आएँ और ग्रेजिंग करें। अगर सभी जगहों पर ऐसे हम हर्ड्स को ले जाने लगेंगे और ग्रेजिंग कराने लगेंगे तो सर एक पॉइंट आएगा जब हमारी कंट्री के अंदर सारे जंगल धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगे। तो पास्चर लैंड को रेगुलेट करना है, नए पास्चर लैंड बनाने हैं और कोशिश करना है कि वहीं पर ही चरवाहे अपने हर्ड्स को लेकर जाएं और उन्हीं रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में वो ग्रेजिंग करवाएं, फाइन। और एफॉरेस्ट्रेशन करना है लार्ज स्केल में। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग, स्टेबिलाईजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। किन एरियाज में? सर हम इसको यूज करते हैं लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए एरिड एरियाज में। क्या? कि सर प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, कि सर आप शेल्टर बेल्ट्स बना दीजिए। आई विल डिस्कस कि शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं, बट उसको आप ऐसे समझिए कि सपोज ये लैंड है तो इसके चारों तरफ आप पेड़ उगा दीजिए। उसके कारण क्या होगा कि हवा, पानी या उन सब चीज़ों के कारण इस पर अफेक्ट नहीं होगा। ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना है। एरिड एरियाज की हम बात कर रहे हैं, जो हमने बात की राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज की, तो वहाँ पर हमें ओवर ग्रेजिंग को रोकना है कि सर जो भी अवेलेबल हमारे पास ग्रीनरी है वो खत्म ना हो जाए। एंड स्टेबिलाईजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, कि सर वहाँ पे और कोई प्लांट तो ग्रो नहीं हो सकता है, बट सैंड ड्यून्स को ही हम स्टेबिलाईज करें इन द सेंस कि हम वहाँ पर थॉर्नी बुशेस को ग्रो करें और जो कैक्टस और जो भी कैक्टाई प्लांट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम वहाँ के सैंड ड्यून्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें और इनको प्रिजर्व करने की कोशिश करें। नेक्स्ट मैं बात करूं कि प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट कैन रिड्यूस लैंड एंड वाटर डिग्रेडेशन इन इंडस्ट्रियल एंड सबअर्बन एरियाज। कि सर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड, कि सो जो वेस्ट लैंड हम बना रहे हैं, ठीक है सर वहाँ पे हम सारा कचरा एक ही जगह पे फेंक रहे हैं, बट उसको भी प्रॉपर्ली मैनेज करें, वो वेस्ट रिसाइकल हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ वो वहीं कई सालों तक पड़ा रहे और उससे केमिकल्स रिलीज होते रहें और वो आसपास के एरियाज को भी अफेक्ट करें। कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, की सर माइनिंग एक्टिविटीज़ को भी कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और विदाउट एनीथिंग माइनिंग चल रही है, और अगर ठीक है माइनिंग कर भी रहे हैं तो उसके बाद प्रॉपर मेजर्स लिए जाने चाहिए कि जिस लैंड पर माइनिंग हुई है उसको वापस से रिफिल कर उसे एटलीस्ट नॉर्मल यूसेज के लिए तो सूटेबल बना ही दिया जाए। और जो प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि कहीं पर भी सर कोई प्रॉपर इम्प्रॉपर तरीके से वो एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। एफ्लुएंट्स का मतलब कि जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो उनको कहीं पर भी किसी भी तरीके से डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं या ओपनली वो डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं। एंड इन्हीं सारे स्टेप्स को, छोटे छोटे स्टेप्स को यूज़ करके हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं अर्बन एंड सब अर्बन एरियाज में। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है सॉइल, कि सर लैंड से ही जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है विच इज नोन एज सॉइल। और हम सब जानते हैं कि जितना लैंड इंपॉर्टेंट है उतना ही सॉइल भी इंपॉर्टेंट है। बट सर यहाँ पे एक चीज मैं आपको रोककर समझाना चाहूंगा कि सॉइल को जब हम डिफाइन करते हैं तो सर ठीक है ये तो हो गया लैंड एरिया, बट हर सारी लैंड्स को हम सॉइल नहीं बोलते हैं। सॉइल इज द थिन लेयर ऑफ क्ले मटीरियल जिसमें प्लांट ग्रोथ हो सकता है, फाइन।
इट इज द थिन लेयर ऑफ क्लेई मटेरियल जिस पे प्लांट ग्रोथ हो सकता है, और सारी लैंड सॉइल नहीं होती है। सॉइल बस एक थिन लेयर होती है ऑर्गेनिक या ह्यूमस कंटेंट की, इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल की, जिसके ऊपर प्लांट ग्रोथ किया जा सकता है। एंड दैट इज वाई सर सॉइल इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अब आप सब जानते हैं कि सर सॉइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो प्लांट ग्रोथ होती है वो सॉइल पे ही होती है। हम जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फॉरेस्ट ग्रो कर रहे हैं, हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू सॉइल ओनली, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन सॉइल बिकम्स एन वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। फाइन। तो सर हम सॉइल रिसोर्सेज के बारे में समझेंगे, देखेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं सॉइल को और कंजर्व कैसे करना है। तो पहले बात करते हैं कि सॉइल के बारे में। सर सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इट्स अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ। कि सर ये जो सॉइल है ये एक मीडियम है प्लांट ग्रोथ का, और ये अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करती है अर्थ पे। जैसे हम बात करें कि कई सारे एनिमल्स, हम एज अ ह्यूमंस, हमें खुद ये इतना ज़्यादा हेल्प करता है क्रॉप ग्रोथ में, फॉरेस्ट उगाने में, ऑल दोज थिंग्स। सो सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ एंड एज वेल एज प्लांट लाइफ। फाइन। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। सॉइल जो है वो एक लिविंग सिस्टम है। कई सौ साल लग जाते हैं सॉइल को बनने में, और आप देखते हैं कि कंटिन्यूसली सॉइल भी अपने आप में एक लाइवली सिस्टम है जहां पर हम प्लांट ग्रोथ देख रहे हैं, एक अपने आप में नई लाइफ का जनरेशन हम देखते हैं। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। और जैसा मैंने आपको बताया कि सर एक छोटा सा सेंटीमीटर ऑफ डेप्थ की डेप्थ की सॉइल बनाने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। Important factors in the soil formation are sir relief feature, that means topography कैसी है, parent rock और bed rock कि सर वो soil आखिर बन किस rock से रही है, क्लाइमेट कैसा है उस पर्टिकुलर प्लेस का, सर वेजिटेशन कैसी अवेलेबल है, सर अदर लाइफ फॉर्म्स कौन कौन से अवेलेबल है, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स, ये सब भी सॉइल फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड फाइनली कितने टाइम में वो सॉइल बन रही है, जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी ही फर्टाइल वो सॉइल होगी, और जितनी जल्दी वो सॉइल बनेगी थोड़ी फर्टिलिटी क्वाइट कम होगी उसमें। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। हमने बात कर ली है सर क्लाइमेट, टोपोग्राफी, टाइम, प्लांट एंड एनिमल्स एंड पेरेंट मटेरियल, पेरेंट बेड रॉक। नाउ वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर दे आल्सो अफेक्ट द सॉइल फॉर्मेशन, और वो कौन कौन से हैं सर? चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स। कौन से डीकम्पोजर्स? सर जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जिनको हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं, उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इस सॉइल फॉर्मेशन में। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस विद इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, और ये सारे नेचुरल फोर्सेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। कि सर जो पेरेंट रॉक है वो बहुत बड़ा है, धीरे धीरे करके वो क्लाइमेट के अफेक्ट के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में बटेगा, फिर उसके बाद वो और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होगा, फिर वो पोरस होगा, उसमें उसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करके उसको क्लेई पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, उसमें हम पानी मिक्स होगा, उसके बाद उसमें ह्यूमस और कंटेंट मटेरियल दूसरा मिक्स होगा, एंड तभी जाके सॉइल का फॉर्मेशन होगा। सो दीज आर द नेचुरल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। अगर मैं आपको अब बताऊं थोड़ा सा, तो आप इस टेबल के थ्रू देखने की समझने की कोशिश कीजिए, इस फिगर के थ्रू, कि सॉइल आखिर बनती कैसे है। सबसे पहले सर नीचे है बेड रॉक हमारे पास। बेड रॉक मतलब क्या? कि जमीन के अंदर दबे हुए जो पत्थर हैं, या जिसको हम पेरेंट रॉक भी बोलते हैं, वो नीचे दबे हुए हैं। और इस ऐसा क्यों? क्योंकि सर सॉइल जो है वो रॉक्स से ही बनी हुई है, एंड दैट इज व्हाई अलग अलग रॉक्स के होने के कारण हम जानते हैं कि अलग अलग रॉक्स का मिनरल कंटेंट अलग अलग होता है, अलग अलग पत्थरों का कलर, टेक्सचर, मिनरल कंटेंट अलग होता है, एंड इसीलिए अलग अलग प्रकार की सॉइल्स भी हमें मिलती हैं। तो सबसे नीचे है बेड रॉक। ओवर टाइम बिकॉज ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन प्रोसेसेस ये जो बेड रॉक है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगा, और सेकेंड जो लेयर होती है इट इज पेरेंट मटीरियल। लास्ट उसके ऊपर आती है सर सब सॉइल मटीरियल। फाइन। सब सॉइल मटेरियल की सर ये वेदर्ड रॉक मटेरियल है, जो छोटे छोटे टुकड़ों में पत्थर डिवाइड हो गया है। उसके कई सौ सालों बाद वो पत्थर और छोटे टुकड़ों में डिवाइड होगा, और उसमें डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें मिलता जाएगा, जैसे टूटती हुई पत्तियां, कोई जानवर मर गया तो वो सब उसमें मिक्स होंगे, एंड वो उसके अंदर ह्यूमस कंटेंट बढ़ाएंगे। ठीक है, और इसी ह्यूमस कंटेंट के कारण सॉइल में प्लांट ग्रोथ हो सकती है, सॉइल फर्टाइल होती है। कि सर हम पत्थर पे बीज बोएंगे तो वो क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि वहां पे फर्टिलिटी नहीं है, ह्यूमस कंटेंट नहीं है, बट सॉइल के अंदर वो ह्यूमस कंटेंट प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज व्हाई सॉइल में हम प्लांट ग्रोथ कर सकते हैं। आफ्टर मैनी ईयर्स जब ये ह्यूमस कंटेंट सॉइल के साथ इजीली मिल जाएगा तो बनती है फाइनली टॉप लेयर ऑफ सॉइल, और इसी टॉप लेयर ऑफ सॉइल में हम प्लांट का ग्रोथ करते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर सॉइल साइकिल जो हम देखते हैं। हमने क्लास 8th में भी इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था, बट व्हाट एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट सर soil
इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल। कि सर इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या? ऑर्गेनिक मतलब सर नेचुरल मटेरियल या फिर लाइवली मटेरियल्स, मतलब बेसिकली जो नेचर से हमें प्रोवाइड हो रहे हैं, और इनऑर्गेनिक मटेरियल जो क्लाइमेट हो गया, वाटर हो गया, ऑल दोज थिंग्स, फाइन। तो ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे हम ह्यूमस की बात कर रहे हैं कि डेड डिकेइंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड जो भी चीज़ें उसमें ह्यूमस कंटेंट में मिलती जा रही हैं वो सारी चीज़ें, और इनऑर्गेनिक मटेरियल सर केमिकल फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स, फाइन। एंड यही चीज़ें मिलकर सॉइल को फर्टाइल बनाती हैं। On the basis of these factors responsible for soil formation, such as color, thickness, texture, age, chemical properties and physical properties of a soil are defined. The soil of India are classified in different types. इंडिया हैज़ वेरी रिलीफ फीचर्स। हमने देखा कि सर सेकंड चैप्टर में हमने 9th क्लास के सेकंड चैप्टर में हमने बात की थी कि इंडिया के फिजिकल फीचर्स जो हैं वो बहुत वेरीड हैं। कहीं पर प्लेन्स मिल रहे हैं, कहीं पर प्लेट्यूज मिल रहे हैं, कहीं पर डेजर्ट्स मिल रहे हैं, कहीं पर फॉरेस्ट मिल रहे हैं, कहीं पर माउंटेन्स मिल रहे हैं, और उसी के कारण अलग अलग रॉक्स मिल रही हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक सीजन्स मिल रहे हैं, अलग अलग केमिकल वेरिएशंस मिल रहे हैं, और उसी के कारण जो सॉइल्स इंडिया में पाई जाती हैं वो भी बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं। और मैं बात करूं तो मेनली हमारे यहाँ जो सॉइल पाई जाती हैं वो 5 या 6 टाइप्स की होती हैं: एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। और ये 6 टाइप की सॉइल जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स की सर अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं इंडिया में, बहुत ही डिफरेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल फॉर्मेशन में। ह्यूमस कॉन्टेंट कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पर कम हो रही है, कहीं पर वेदरिंग एक्टिविटी ज़्यादा है, कहीं पर डिपोजिशनल एक्टिविटी ज़्यादा है, कहीं पर क्लाइमेट बहुत गर्म है, कहीं पर क्लाइमेट बहुत ठंडा है। और इन्हीं सारे रीजंस के कारण इंडिया के अंदर ये 6 मेजर सॉइल टाइप्स हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एलुवियल सॉइल के साथ, और ये सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल भी है, सबसे फर्टाइल सॉइल भी इसको माना जाता है। सर दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इंपॉर्टेंट सॉइल। अगर आपको अगेन याद आएगा तो हमने क्लास 9th में बात की थी नदर्न प्लेन्स के बारे में। ये जो पूरा पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ नदर्न प्लेन्स, और ये पूरा नदर्न प्लेन्स बना हुआ है एलुवियल सॉइल से, एंड दैट इज वाई एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड सॉइल है, सबसे ज़्यादा इंडिया में मिलने वाली है, और सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल भी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आपको फोकस करना है वो ये है कि सर अगर आप इस पूरे एरिया को देखें तो आपको दिखेगा कि सर कई सारी रिवर्स इस पूरे एरिया को ड्रेन कर रही हैं। सो दिस एलुवियल सॉइल दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द नदर्न प्लेन, वो बनी है 3 रिवर सिस्टम के इंटरप्ले के कारण। कौन कौन सी सर? द इंडस रिवर सिस्टम, द गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। कि आप अगर ध्यान से इस फिगर को देखें तो सर ये रही सतलज रिवर, और यहाँ पे ये रही इंडस रिवर, गंगा रिवर ये पूरी यहाँ पर है, एंड दिस इज द ब्रह्मपुत्रा रिवर। और इन्हीं तीनों रिवर्स के डिपोजिशनल एक्टिविटी के कारण ये सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। अब डिपोजिशनल एक्टिविटी क्या सर? हमने क्या बात की कि सर सॉइल जो है वो स्टोन से या रॉक्स से बनती है। अब होता क्या है कि ये रिवर एमर्ज हो रही हैं ग्लेशियर्स या माउंटेन से। जब ये यहाँ से मूव करती हैं तो बिकॉज यहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है, तो इस स्लोप के कारण क्या होता है कि नदी का जो बहाव होता है, पानी का बहाव, वो बहुत तेज़ होता है, जिसके कारण वो इरोजनल एक्टिविटी करते हैं। इरोजन का मतलब क्या होता है कि तोड़ना छोटे छोटे पार्ट्स में। तो रास्ते में जो भी कंकड़ पत्थर पहाड़ आ रहे हैं उनको वो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हुए ला रहे हैं। जैसे ही वो प्लेन्स पे आती हैं तो नदी का बहाव जो है वो कम होता जाता है, और अब क्या हो रहा है सर? नदी अब डिपोजिशनल एक्टिविटी कर रही है। डिपोजिशन का मतलब कि जो कंकड़ पत्थर वो तोड़ के लाई थी वो उनको डिपॉजिट करने लग रही है, वहीं पर छोड़ने लग जा रही है। अब बिकॉज ये डिपोजिशनल एक्टिविटी हो रही है तो अगेन सर सॉइल बन कैसे रही है सर? वो बन रही है रॉक्स से, और इतने सारे नए नए मिनरल से भरे हुए रॉक्स यहाँ पर हर साल आ रहे हैं बिकॉज ये रिवर बह रही हैं, और कंटिन्यूसली उन रॉक्स का डिपोजिशन होता जा रहा है। तो ये सॉइल बहुत फर्टाइल है, और रॉक सॉइल फॉर्मेशन यहाँ पे तेजी से बढ़ता जा रहा है। दैट इज वाई दिस एलुवियल सॉइल ये पूरे इस एरिया में फैली हुई है, इस रिवर सिस्टम में, और यहाँ पे 3 रिवर सिस्टम इंपॉर्टेंट है: इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। और पूरा नदर्न प्लेन्स जो है वो इस एलुवियल सॉइल से बना हुआ है, और इसी एलुवियल सॉइल में हम देखेंगे कि ये सबसे फर्टाइल और काफ़ी रिन्यूड सॉइल होती है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी होती है एग्रीकल्चर के लिए। एंड इसी कारण से आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये सारे एरियाज यहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा खासा होता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि सॉइल यहाँ पे बहुत फर्टाइल है। आप इस मैप में देखें, ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इस चैप्टर में से ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ज्योग्राफी बुक में ये मैप दिया हुआ है, प्लीज डू मार्क इट। मैप क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता ही है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि सर इसमें कौन सी सॉइल टाइप बताई गई है। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है, दिस एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ एलुवियल सॉइल। ठीक है, यहाँ तक पूरा ये एलुवियल सॉइल का एरिया है, इस पार्ट से इस पार्ट तक। ठीक है,
सो आई होप इट्स गोना हेल्प यू अलॉट। और इसमें आपको प्लीज़ अच्छे से याद रखिएगा और देख लीजिए कि सर ये एलुवियल सॉइल का जो एरिया है वो हमें याद रखना है, और इनफैक्ट सारे सॉइल्स का एरिया जो है हमें याद रखना है, क्योंकि मैप में आइडेंटिफिकेशन के लिए ये आता ही आता है। अब हम बात करें तो ये जो एलुवियल सॉइल है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पर भी मिलता है। जैसे हम बात करें डेल्टाज ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स, अगर मैं इसको आपको मैप में बताऊं तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में। ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है और यहाँ पर ये जो डेल्टा फॉर्मेशन होता है महानदी, कृष्णा, कावेरी और ये गोदावरी रिवर्स के कारण, वहाँ पर भी ये एलुवियल सॉइल्स हमें देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हो रही हैं। The alluvial soil it consists of various proportion of sand, silt and clay। अब सर ये होता क्या है? तो सर जब रॉक ब्रेक डाउन होता है, सपोज एक बहुत बड़ा पत्थर है, ठीक है, ये एक बड़ा पत्थर है, ये जब ब्रेक डाउन होता है तो ये अलग अलग लेवल्स पे ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। मैं जब बात कर रहा हूँ सिल्ट के बारे में तो कंपैरेटिवली थोड़े बड़े पार्टिकल्स हो गए। सैंड के बारे में बात करूँ तो रेत तो आपने देखी ना कि एकदम कितने माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं। और जब क्ले की मैं बात कर रहा हूं तो ये एकदम ही ब्रेक डाउन हो चुके हैं और वो एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, फाइन। और इसी कारण से जब भी पानी आता है तो वो एक साथ मिक्स हो जाती हैं एंड वो सॉइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो सैंड मतलब सिल्ट मतलब थोड़े बड़े पार्टिकल, सैंड मतलब उससे थोड़े छोटे पार्टिकल है, क्ले मतलब फाइनली सर पाउडर फॉर्म, फाइन। तो इन पूरे एरियाज में हमें जो प्रपोर्शन मिलता है सॉइल का वो सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों फॉर्म में देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू देयर एजेस एलुवियल सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू भांगर एंड खादर। अब एलुवियल सॉइल को उनकी एज के हिसाब से हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज भांगर एंड खादर। सर हम बात करें न्यू एलुवियल सॉइल के बारे में तो उसको हम खादर बोलते हैं, कि ये जो नई एलुवियल सॉइल फॉर्म हो रही है वो खादर है एंड उसमें ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं और ये ज़्यादा फर्टाइल होती है। वहीं भांगर क्या होती है सर? ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है जिसमें कंकर नोड्यूल्स या कैल्केरियस मटेरियल जो होता है, कंकड़ पार्टिकल्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये भांगर और खादर है क्या। आइए इस इमेज के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि नदी सर डिसेंड हुई माउंटेन एरिया से, और माउंटेन एरिया से जब वो डिसेंड हो रही है तो बिकॉज उसका जो फ्लोइंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटीज़ कर रही है, कंकड़ पत्थर तोड़ रही है। जब वो यहाँ पर ग्राउंड में आई तो क्या हमें देखने को मिलेगा कि जो भी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं वो एक बेल्ट में यहाँ जमा हो गए, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं वो सब यहाँ पे जमा हो गए, जो बड़े बड़े बोल्डर्स हो गए या स्टोन्स हो गए वो सब इस एरिया में जमा होंगे और इसको हम कहते हैं भाभर एरिया, फाइन। इसको हम कहते हैं भाभर एरिया। यहाँ पर जनरली बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के कारण क्या होता है कि स्ट्रीम हमें डिसअपियर्ड सी दिखाई देती है, कि स्ट्रीम उसके नीचे छुप जाती है और वो कम दिखने लगती है। भाभर के बाद आता है तराई एरिया और यहाँ पर स्ट्रीम वापस से रीअपियर होती है। बट जब यहाँ पर भाभर एरिया में स्ट्रीम डिसअपियर होती है तो पानी जो उसका होता है वो ग्राउंड के अंदर सीप होने लगता है, और तराई में जब वो वापस से रीअपियर होती है तो यहाँ पर स्वाम्पी एरिया क्रिएट, दलदली एरिया क्रिएट हो जाता है और बहुत सारे फॉरेस्ट एरिया ग्रो होने लगते हैं, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मिलना शुरू हो जाता है सॉइल को। उसके नीचे जब हम आते हैं तो शुरू हो जाता है फ्लड प्लेन। अब फ्लड प्लेन क्या होता है, बहुत ध्यान दीजिएगा कि सर ये रिवर बहकर जा रही है, ऑलराइट सर। अब इस रिवर के आसपास का ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज नोन एज फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि जब भी इस रिवर में बारिश आएगी तो इस रिवर का पानी जो है या पानी ज़्यादा बढ़ेगा तो ये रिवर का पानी फैलकर इन एरियाज में फ्लड क्रिएट करेगा, एंड दैट इज व्हाई दिस रीजन इज नोन एज फ्लड प्लेन, ऑलराइट सर। अब एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जब भी फ्लड्स आएंगे तो क्या होगा, जो मिट्टी ऑलरेडी यहाँ पर है वो वॉश अवे हो जाएगी साइड में, और नई मिट्टी जो नई सिल्ट है नदी में या जो नए पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर आके सेटल डाउन होंगे। तो इससे क्या होता है कि पानी जब आता है या फ्लड फैलता है तो वो यहाँ पे पहले से जो मिट्टी है उसको धकेल कर यहाँ ले आती है और यहाँ पर एक टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। टेरेस लाइक स्ट्रक्चर मतलब ऐसे थोड़ा ऊंचा स्ट्रक्चर, कि नदी बहकर जा रही है, ठीक है, ऐसे नदी बहकर जा रही है एंड यहाँ पर ऐसा थोड़ा ऊंचा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है, ठीक, यहाँ पर भी एक ऐसा ऊंचा स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। तो हर साल जब फ्लड आएगा तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स डिपॉजिट होंगे या जो सैंड, सिल्ट और पत्थरों के पार्टिकल्स डिपॉजिट होंगे वो तो हर साल चेंज होंगे, क्योंकि सर फ्लड बहुत फ्रीक्वेंटली आता रहता है। लेकिन ये जो अपर एरिया है यहाँ पर ये वॉश अवे होके साइड हो गए हैं, तो यहाँ पे जो कंकड़ पत्थर वाला मैटर है वो कई सालों से जमा होता जा रहा है और ये बहुत पुराना हो चुका है।
तो ये जो साइड एरिया होता है इसको हम बोलते हैं भांगर एरिया, और ये जो फ्लड प्लेन का एरिया होता है इसको हम बोलते हैं खादर एरिया। और यही मैंने आपको समझाया कि ये वाला जो एरिया है ये ज़्यादा फर्टाइल है। क्यों? क्योंकि हर साल सर नया डिपॉजिट इसमें आता है फ्लड्स के कारण, और वो नया डिपॉजिट क्या करता है, सॉइल को और फर्टाइल बनाता है। वहीं भांगर की मैं बात कर रहा हूँ तो ये साइड वाले एरियाज हैं, और ये कई सालों पहले से बने हुए हैं, और इसमें सिर्फ कंकड़ पत्थर का मैटर ही हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सॉइल जो है ये कम फर्टाइल होगी एज कंपेयर टू खादर वाली एरिया। तो आई होप ये बात आपको समझ आई कि ऑन द बेसिस ऑफ एज हम एलुवियल सॉइल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सर खादर एरिया जो न्यू सॉइल बनती है, भांगर एरिया जो कई सालों से जमा है बिकॉज ऑफ दिस फ्लड प्लेन के बॉर्डर्स के कारण। ठीक है, एलुवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल, और ये फर्टाइल क्यों होते हैं? क्योंकि दे कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश, phosphoric acid, lime, which is ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulses crops। और इसीलिए आप देखेंगे कि इन सारे एरियाज में हमें लार्ज स्केल में सीरियल और पल्सेस क्रॉप्स देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि एलुवियल सॉइल में पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। Due to its high fertility, regions of alluvial sites are also intensively cultivated area, और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड भी होते हैं। और आप ये चीज़ का डायरेक्ट एग्जाम्पल देख भी सकते हैं। आप देख लीजिए यूपी का एरिया, आप देख लीजिए बिहार का एरिया, आप देख लीजिए पंजाब हरियाणा का एरिया, या मिडिल ईस्ट सेंट्रल इंडिया का एरिया, कुछ पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश का भी एरिया, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत अच्छे से हो रहा है और क्रॉप ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती है यहाँ पर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लैक सॉइल के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है अगेन ये, और ये ब्लैक सॉइल जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल। फाइन, इसको ब्लैक सॉइल क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स कलर की। सर ये एकदम डार्क ब्लैक कलर की होती है, इसलिए हम इसको ब्लैक सॉइल कहते हैं। ऑल्दो कई सारी मिट्टी ब्लैक ही होती है, बट इस सॉइल का जो कलर होता है वो एक्सट्रीम डार्क ब्लैक होता है, दैट इज वाई दिस सॉइल इज नोन एज डार्क ब्लैक। एंड इसको रिगर सॉइल भी कहते हैं। दिस सॉइल इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, और इसीलिए इसको कॉटन ब्लैक सॉइल भी कहते हैं कि सर ये सॉइल जो है वो कॉटन के ग्रोथ के लिए सबसे सूटेबल होती है, और इसीलिए हम कॉटन ब्लैक सॉइल भी कहते हैं। ये सॉइल बेसिकली पाई जाती है डेक्कन प्लेट्यू के एरिया में। फाइन, दिस सॉइल इज मेनली फाउंड इन द डेक्कन प्लेट्यू एरिया, और हम देखेंगे कि मेनली नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लो। मैं अगर आपको इमेज में दिखाऊं कि सर दे कवर अ पार्ट ऑफ प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, ये है ब्लैक सॉइल का एरिया। तो अगर आप देखें कि सर ये डेक्कन प्लेट्यू के एरिया में ही लाई कर रही है, ये जो पूरी सॉइल है ये डेक्कन प्लेट्यू के एरिया में ही लाई कर रही है, एज वेल एज सेंट्रल हाईलैंड को भी कवर करती है। मैं बात करूं तो ये कवर कर रही है प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मालवा, सर मालवा का एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो इट इज ऑल्सो कवरिंग द एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंडेड टू साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड कृष्णा रावेली। कि सर छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया में है, और बाद में यहाँ पर आकर गोदावरी और कावेरी के एरिया में भी ये एक्सटेंड हो रही है। सो दिस इज द रीजन ऑफ ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल इसको हम क्या बोल रहे हैं कि सर ये इग्नियस रॉक से बनी हुई है, जो बहुत सालों पहले लावा निकला था, उसी लावा के ठंडे होने के बाद इस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। उसी इग्नियस रॉक से, उसी लावा फॉर्मेशन के कारण इस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स दैट इज क्लेई मटीरियल। कि सर ब्लैक सॉइल में सिर्फ और सिर्फ क्लेई मटेरियल होते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिलते हैं। जो पाउडर फॉर्म में जो हमने बात की थी कि जब रॉक फाइनली पूरी तरीके से ब्रेक डाउन होकर पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और सॉइल बन जाता है, दैट इज क्लेई सॉइल। तो ब्लैक सॉइल जो है कंप्लीटली क्लेई सॉइल की बनी हुई है, उसमें सैंड या सिल्ट हमें देखने को नहीं मिलता है, एंड इट इज वेरी फाइन वैरायटी ऑफ सॉइल। और बिकॉज ये क्लेई सॉइल की बनी हुई है तो इसमें जो पोरस कंटेंट होता है या जो मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी कभी बारिश होती है तो ये सॉइल जो है एकदम चिपचिपी सी हो जाती है और मॉइस्चर कंटेंट इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड इसी कारण से आप देखेंगे कि कॉटन प्रोडक्शन करने के लिए ये सबसे बेस्ट क्वालिटी सॉइल मानी जाती है। They are well known for their capacity to hold moisture. In addition to rich soil nutrition, they also have calcium carbonate, magnesium, potash and lime. But it is generally poor in phosphoric contents. कि सर phosphoric content कम होता है, but potash, magnesium, calcium carbonate और lime यहाँ इसमें बहुत properly मिलता है. And that is why ये cotton production के लिए बहुत ज़्यादा important होती है. Next हम बात करते हैं red and yellow soil के बारे में. Very important soil again. कि सर red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern parts of the Deccan Plateau. वापस लेके चलता हूं मैं आपको 7th क्लास में, जहां पर हमने रॉक्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि सर मेनली रॉक्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस का मतलब होता है सर लावा। फाइन, इग्नियस का मतलब होता है हीट या लावा। और इग्नियस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं कि सर सपोज मैं अगर आपको इमेज फॉर्म में बताऊं तो हमने बात की थी, एक छोटा सा क्विक रिकैप मैं आपको दे रहा हूं
कि सर दिस इज वोल्केनो, यहाँ पर लावा है, जब ये लावा बाहर निकल के आता है और ठंडा होता है तो इससे जो रॉक्स फॉर्म होती हैं और ठंडे होने के बाद दैट आर नोन एज इग्नियस रॉक्स। ठीक है, ऐसी कई सारी अलग अलग टाइप की इग्नियस रॉक जब वाटर फ्लो के साथ कहीं पे बह जाती हैं या काफ़ी लंबे वक्त तक उसमें कई सारे सेडिमेंट्स जमते जाते हैं तो इट इज़ नोन एज सेडिमेंट्री रॉक। एंड लास्टली आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक कि सर इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जब कई लंबे वक्त तक प्रेशर और हीट, इंटेंस प्रेशर और हीट में रहते हैं तो उनका फॉर्म चेंज हो जाता है। फाइन, जैसे मैंने बात की कि लाइमस्टोन एक रॉक है, लेकिन लाइमस्टोन को बहुत लंबे वक्त तक इंटेंस हीट और प्रेशर में रहने के बाद वो मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात कि वो मार्बल अपने आप बना नहीं है, वो ओरिजिनली लाइमस्टोन था, बट चूंकि बहुत लंबे वक्त तक उसमें हीट और प्रेशर पड़ता रहा है तो वो मार्बल में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हैं तीन टाइप की रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स। हम क्या बात कर रहे हैं कि रेड सॉइल जो बनी है ये किससे बनी है? सर ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स से बनी है। क्रिस्टलाइन का मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल फॉर्म्स में ये जो रॉक्स बनी है उससे जो सॉइल बन रही है दैट इज रेड सॉइल। और ये जनरली किन एरियाज में बनती है सर? जहां पर कंपैरेटिवली लो रेनफॉल होती है। और कौन से वो लो रेनफॉल है कि सर जो ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, कि डेक्कन प्लेट्यू का जो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर लो रेनफॉल, जो रेन शेडो एरिया है वेस्टर्न घाट्स का या ईस्टर्न घाट्स का, वहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है। और मैं बात करूँ येलो और रेड सॉइल के बारे में, तो येलो और रेड सॉइल मेनली हमें मिलते हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ मिडिल गंगा प्लेन्स अलॉन्ग द वेस्टर्न घाट्स की। सर आप इस एरिया को देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है, तो यहाँ पर हमें मेनली रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिल रही है कि सर ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं उड़ीसा, उसके बाद हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, साउथ सदर्न पार्ट्स ऑफ गंगा प्लेन्स, ये वाला पार्ट दिस सदर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स। एंड हम बात करते हैं कि उसके बाद ये हमें दूसरे एरियाज में जैसे वेस्टर्न घाट्स में भी देखने को मिल जाती हैं इस एरिया में। सो दिस इज द रीजन, जो रेन शेडो एरिया है और जहाँ पर इग्नियस रॉक्स ज़्यादा मिलती हैं वहाँ पर हमें ये रेड सॉइल देखने को मिल जाती है। अब उसका रेड कलर क्यों हो रहा है? सर these soil develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks। कि सर जब ये क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक से सॉइल बन रही है और उसमें जब आयरन कंटेंट ऐड हो जा रहा है दैट इज Fe। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि नॉर्मल सॉइल जो बन रही है वो बन रही है इग्नियस रॉक से, बट जब यही सॉइल मेटामॉर्फिक रॉक से बन रही है और उसमें आयरन ऐड हो जा रहा है तो उसमें रेड कलर डेवलप हो जाता है। फाइन, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब Fe ऐड हो जाता है या फिर आयरन ऐड हो जाता है तो वो रेड कलर की हो जाती है। और जब इसी Fe के साथ H2O मिल जाता है तो वो बन जाती है येलो सॉइल। फाइन, कि जब सर क्रिस्टलाइन मेटामॉर्फिक रॉक्स में आयरन ऐड हो रहा है प्लस वाटर भी ऐड हो जाता है तो वो येलो कलर की हो जाती है। और जब सिर्फ आयरन ऐड होता है तो वो रेड कलर की हो जाती है। फाइन, आई होप ये बात आपको समझ आई कि सर जब सिर्फ आयरन कंटेंट ऐड होगा मेटामॉर्फिक और क्रिस्टलाइन रॉक्स में तो वो बन जाएगी रेड सॉइल। और जब उस आयरन के साथ साथ पानी भी उस सॉइल में ऐड हो जाएगा, मतलब H2O भी ऐड हो जाएगा, तो वहां पर वो फॉर्म कर लेगा सर येलो कलर। ठीक है, मैं बात करूं अब फाइनली हम आते हैं नेक्स्ट लेटराइट सॉइल के बारे में। लेटराइट सॉइल जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉइल है। एंड लेटराइट सॉइल इट इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक। और ये ब्रिक के कलर की भी हमें देखने को मिलती है और जनरली ऐसा भी माना जाता है कि सॉइल को ब्रिक बनाने के लिए भी यूज करते हैं। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स इन एरियाज विथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। तो बेसिकली ये लेटराइट सॉइल डेवलप कहाँ पर हो रही है? सर जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और रेनफॉल भी उतने ही ज़्यादा है, मतलब हाई मॉइस्चर कॉन्टेंट जहाँ पर है, जैसे ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी जगहों पे जो सॉइल फॉर्मेशन हो रही है दैट इज लेटराइट सॉइल। सर लेटराइट सॉइल में जो बेसिकली नेचर होता है उनका वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, बहुत एसिडिक होती हैं ये सॉइल। क्यों? क्योंकि सर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है और रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और हमने बात की थी कि ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी के कारण एल्केलाइन हो जाती है कोई भी पर्टिकुलर सॉइल एंड दे आर जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और इसी कारण से उसमें प्लांट न्यूट्रिएंट्स की जो कैपेसिटी होती है वो जनरली कम होती है। इट इज़ फाउंड इन द एरियाज ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड द हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। की सर ये मेनली पाई जा रही है कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश के कुछ एरियाज में, एज वेल एज हिली एरियाज ऑफ ओडिशा एंड असम। इट इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन, तभी हम इसमें कल्टीवेशन कर सकते हैं जब इसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ मैन्योर या फर्टिलाइजर्स हम ऐड कर देते हैं।
लो ह्यूमस कंटेंट बिकॉज ऑफ डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। कि सर ये इसमें क्या इशू है बनने में कि सर इसमें ह्यूमस कंटेंट कम है। क्यों है? क्योंकि जो डिकम्पोजर्स या बैक्टीरिया होते हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल के कारण डेड हो जाते हैं, जिसके कारण डिकम्पोजिशन अच्छे से नहीं हो पाता है इन सॉइल्स का, और इसमें ह्यूमस कंटेंट जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है। तो अगर इन सॉइल्स में हमें एग्रीकल्चर करना है तो हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इसमें मैन्योर्स या पेस्टिसाइड्स मिलाने होंगे, एंड तभी ये सॉइल सूटेबल होगी एग्रीकल्चर करने के लिए। फाइन। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वाला जो एरिया है लाइट पिंक कलर का, ये जो एरिया है दिस इज द एरिया ऑफ लैटेराइट सॉइल, और ये काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ एरिया है। ये बहुत अलग अलग पार्ट्स में हमें देखने को मिलता है, एंड दिस इज द पार्ट ऑफ लैटेराइट सॉइल। फाइन। जहाँ पे लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल होता है वहाँ पर हमें लैटेराइट सॉइल देखने को मिलती है। प्रॉपर मैन्योर और सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स या सॉइल रिस्टोरेशन मेथड्स को अपनाने के बाद, जैसे कि हिली एरियाज की बात करें, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में इस सॉइल को बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है टी और कॉफ़ी ग्रो करने के लिए। प्लांटेशन क्रॉप्स जो हैं उनके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर मैं बात करूं कि रेड लैटेराइट सॉइल जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में पाई जाती है, इट इज़ सूटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक कैश्यू एंड नट। फाइन। जो हमारे पास कैश्यू, काजू और नट्स हमें देखने को मिलते हैं, बादाम वगैरह, ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं, ग्रो कर सकते हैं हम इस सॉइल पे जब हम इसे प्रॉपरली ट्रीट करते हैं। फाइन। तो ऑल्दो इस सॉइल में ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा नहीं होता है एंड सॉइल न्यूट्रिएंट्स भी ज़्यादा नहीं होते हैं, बट बाय यूजिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स इस सॉइल को ट्रीट करके हम एग्रीकल्चर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट नॉट द क्रॉप्स। बेसिकली प्लांटेशन क्रॉप्स, कैश्यू एंड नट्स ही इसमें हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरिड सॉइल के बारे में। तो सर एज इट इज़ क्लियर बाय द नेम, एरिड मतलब ऐसी जगहों पे जो सॉइल पाई जा रही है जहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ही कम है, उसको बोलते हैं हम एरिड सॉइल। सर एरिड सॉइल इज formed range from red to brown in color. They are generally sandy in texture, और ऑब्वियसली हम जानते हैं कि जहाँ पर बारिश की कमी होती है वहीं पर हमें सैंड मिलता है। तो जो सैंडी टेक्सचर की सॉइल होती है उसको हम एरिड सॉइल बोलते हैं, एंड इट इज सेलाइन इन नेचर। क्यों? क्योंकि पानी की कंटेंट जो है वो बहुत कम है और नमक का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा गर्मी के कारण। इन सम एरिया सॉल्ट कंटेंट इज वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय इवेपोरेटिंग द वाटर। कि सर यहाँ के जो पानी होता है यहाँ पे जनरली जो सॉल्ट कंटेंट होता है बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बारिश ज़्यादा सर हो नहीं रही है, जिसके कारण फ्रेश वाटर आ नहीं रहा है। पुराने सालों से जो पानी है वही वहाँ पे रुका हुआ है और उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। सर अगर मैं बात करूं इस एरिड सॉइल के बारे में तो बहुत सिंपल सा रीजन है, हम इसको जानते भी हैं कि सर बेसिकली ये राजस्थान का जो एरिया है और गुजरात का कुछ पार्ट है वहाँ पर ये मेजरली सॉइल देखने को मिलती है, एरिड सॉइल। फाइन। हम बात करें एरिड सॉइल के बारे में तो बिकॉज ऑफ ड्राई क्लाइमेट, हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। इस सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर है और बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। द कंकर लेयर फॉर्मेशंस, अब यहाँ पे इस सॉइल में क्या है कि कंकर की लेयर का फॉर्मेशंस हो रहा है। तो चूंकि बारिश हो भी रही है अगर, तो उसके ऊपर छोटे छोटे कंकर की लेयर का फॉर्मेशन हो गया है। तो जब भी कभी बारिश होगी भी तो इस कंकर लेयर के कारण पानी जो है ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाएगा, एंड इसके कारण इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है पानी का, तो ये सॉइल बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं है या इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अगर प्रॉपरली मिल जाएं तो इस सॉइल को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम वेस्टर्न राजस्थान में देख रहे हैं कि ऑल्दो कुछ लेवल पे कल्टीवेशन कर सकते हैं बट ओनली आफ्टर द प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू अस। लास्टली हम बात करते हैं सर फॉरेस्ट सॉइल के बारे में कि ये सॉइल हमें मेनली उन एरियाज में मिलती हैं जहाँ पर फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये कि सर रेनफॉल भी ज़्यादा है और फॉरेस्ट कवर भी ज़्यादा है। दीज सॉइल्स आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनियस रीजन्स। मेनली ये हिली और माउंटेनियस रीजन्स में हमें देखने को मिलती हैं जहाँ पर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल है। फीचर्स डिफर फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन कि सर किसी जगह पे फॉरेस्ट सॉइल का फीचर जो होगा वो अलग होगा और वहीं पर किसी और जगह पे मे बी उसका जो फीचर हो सकता है वो डिफरेंट हो सकता है। वैलीज़ की बात करें तो कहीं वहाँ पर वो लोमी और सिल्टी होती हैं और वहीं पर कोर्स ग्रेन्ड होती हैं अपर स्लोप्स में। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, सपोज ये दो माउंटेन्स हैं, ठीक है। इन दो माउंटेन्स के बीच में जो प्लेन एरिया होता है इट इज़ नोन एज वैली, ठीक है। वैली याद रहेगा कि सर जो दो माउंटेन्स के बीच में ये प्लेन एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं सर, वैली बोलते हैं, ठीक है। तो वैली एरियाज की मैं बात करूं तो यहाँ पर कंपैरेटिवली लोमी और सिल्टी सॉइल मिलती हैं, बट वहीं अगर मैं स्लोप्स की बात करूं तो यहाँ पर हमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर या बोल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। हम बात करें तो ये किन एरियाज में बेसिकली फाइंड की जा रही हैं सर, नॉर्थ,
नदर्न स्टेट्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ पार्ट्स में ये मिलता है, और हम जानते भी हैं क्योंकि सर माउंटेनियस रीजन सबसे ज़्यादा वहीं पर है। ये फॉरेस्ट सॉइल जो है ये माउंटेनियस रीजन में ही सबसे ज़्यादा मिलती है। और इंडिया में माउंटेनियस रीजन हम जानते हैं कि सर ये पूरा हिमालयन का रीजन, और उसके अलावा ये जो पूरा हिमालय का रीजन है यहाँ पर जो भी सॉइल मिलेगी दैट इज फॉरेस्ट सॉइल या माउंटेनियस सॉइल। फाइन। The snow-covered areas of Himalayas, these soils experience denudation and are acidic with low humus content। अब क्या बात हो रही है कि सर जो हिमालय का एरिया है वहाँ पर जनरली क्या हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, उसके कारण क्या हो रही है, इरोजनल एक्टिविटी की वाटर जो है कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है। तो अपर जो माउंटेन्स होंगे वहाँ पर सॉइल न्यूट्रिएंट स्टे नहीं कर पाएंगे और पानी के बहाव के साथ ये बहते जाएंगे। इसके कारण क्या होगा कि यहाँ की जो सॉइल होगी इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाती है और ह्यूमस कंटेंट भी बहुत कम होता है अपर एरियाज में। द सॉइल फाउंड इन द लोअर वैलीज, वहीं पर जब हम लोअर वैलीज की बात करें तो वहाँ पर जैसे हम रिवर टेरेसेस की बात करें, एलुवियल फैंस की बात करें, जैसे ये रिवर टेरेसेस हो गए आसपास के एरिए, और एलुवियल फैंस जहाँ पर वो जमा हो रही हैं उसके डिपॉजिट्स, यहाँ पर ये कंपैरेटिवली फर्टाइल होती हैं। तो अपर पार्ट्स में ऑब्वियसली सर नदी बह के जा रही है बहुत तेजी से स्नोफॉल के कारण, यहाँ पर कोई भी मिनरल कंटेंट रुक नहीं पा रहा है, ये बह के सब नीचे आ जा रहा है। तो यहाँ पर सॉइल कैसी है सर, एसिडिक एंड लो ह्यूमस कंटेंट है। वहीं पर जब ये प्लेन पे आ रही है तो सारी डिपोजिशनल एक्टिविटी कर रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिपोजिशनल एक्टिविटी यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और नॉर्दर्न प्लेन्स में यही हो रहा है, हमने देखा है। नाउ पीपल, सॉइल इरोजन कम्स अप, दैट सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बात कर ली है कि सॉइल इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड इट सपोर्ट्स ह्यूमन एंड एनिमल लाइफ एज वेल एज प्लांट लाइफ ऑन द अर्थ। बट सर सॉइल के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बहुत लंबे वक्त से हम देख रहे हैं कि सॉइल का जो डिग्रेडेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, एंड दैट डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। कि सॉइल की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा खराब होती जा रही है, एंड अल्टीमेटली इट इज़ रिलेटेड टू लैंड डिग्रेडेशन ओनली, कि सर लैंड के डिग्रेडेशन के कारण सॉइल का डिग्रेडेशन भी हो रहा है। और आप जानते हैं कि सॉइल सर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने अलग अलग टाइप की सॉइल्स भी पाई जाती हैं, बट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अगेन ये सॉइल की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो खराब होती जा रही है, and that is known as soil erosion. Soil erosion is the natural process in which the topsoil of a field is carried away by physical sources such as wind and water. और सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें, the removal or destruction of soil cover due to subsequent washing by water, wind or ice is known as soil erosion. कि सर ये लैंड है, ये टॉप लेयर ऑफ सॉइल है। अब चूंकि यहाँ बहुत तेजी से पानी बहकर चला गया तो मिट्टी बह गई, बहुत तेजी से हवा चली तो मिट्टी बह गई, बहुत ज़्यादा बर्फ गिरने के कारण मिट्टी की क्वालिटी खराब हो गई, इसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। द रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल ड्यू टू विंड, आइस और वाटर इज नोन एज सॉइल इरोजन। कि सर जब टॉप लेयर ऑफ सॉइल, जो फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल है, वो जब रिमूव हो जाती है, वो बह जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन, एंड इट इज़ अ वेरी सीवियर प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि सर सॉइल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। Human activities again like deforestation, overgrazing, construction, mining, while natural forces like wind, glacier and water leads to soil erosion. Again same फैक्टर्स हैं जो आपने देखे हैं लैंड डिग्रेडेशन को भी कॉज कर रहे हैं, वैसे ही सेम फैक्टर्स हैं जो सॉइल डिग्रेडेशन को भी लीड करते हैं, सॉइल इरोजन को भी लीड करते हैं। और इसमें सॉइल डिग्रेडेशन में भी अलग अलग टाइप के सॉइल इरोजन होते हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला होता है सर गली इरोजन। गली इरोजन क्या है कि सर आप इस इमेज में अगर देख पा रहे होंगे कि ऐसी गलीज बना के जब पानी की बहुत तेज़ी से कोई धार बहकर आती है या एक वाटर चैनल क्रिएट होता है, तो वो पूरे एरिया में एक ऐसी गली बना के चला जाता है और वहाँ पर एक पूरा लंबा पार्ट ऑफ सॉइल इट इज़ रिमूव्ड। दिस इज नोन एज गली इरोजन। फाइन। The running water cuts through the clay soils and makes deep channels as gullies. The land becomes unfit for cultivation and is known as bad land. कि सर अब बिकॉज यहाँ पर ऐसी गलीज बन गई हैं कई सारी, तो उसके कारण इस लैंड पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, एंड दैट लैंड इज नोन एज बैड लैंड। नेक्स्ट हम बात करें कि सर ये चंबल का जो रीजन है ये पूरा गली इरोजन के कारण ही बना है। चंबल के जो दर्रे हैं, चंबल रीजन जो है, वहाँ पर नदी के वर्किंग के कारण और वाटर फ्लो के कारण आप देखेंगे कि लार्ज स्केल में बहुत बड़े बड़े रेवाइंस बन गए हैं। रेवाइन मतलब दर्रे, एंड इन्हीं को हम बोलते हैं सर गली इरोजन। की गली इरोजन शायद इतना खराब कर सकता है लैंड को कि आप देख पा रहे होंगे कि नदियां बहकर गई हैं और किस तरीके से वाटर स्ट्रीम्स ने गलीज बनाई हैं। यहाँ पे ये गली बन रही है इस तरीके से, और ये पूरी ज़मीन जो है अब बहुत अनफिट हो चुकी है और बैड लैंड कहलाने लगी है, क्योंकि यहाँ पे आप रिलीफ फीचर देख रहे हैं कितना वेरिड हो गया, कहीं पे हाई है कहीं पे लो है, छोटे छोटे माउंटेन्स, हिल्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो दिस इज द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ गली इरोजन, और ये चंबल बेसिन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर शीट इरोजन के बारे में। जनरली क्या होता है माउंटेनियस या हिली एरियाज में जब पानी गिरता है तो क्या होता है कि वो बर्फ़ बन के इस तरीके से नीचे आता है,
और कई बार एक पूरी शीट बन जाती है बर्फ़ की, और वो शीट पूरी जब खिसकती हुई नीचे आती है तो अपने साथ वो टॉप लेयर ऑफ सॉइल को भी रिमूव करती है, एंड दिस इज नोन एज सॉइल इरोजन, शीट इरोजन। कि सर सपोज किसी ठंडे इलाके में बारिश हुई, सॉइल में पानी ये गिरा जब, तो वो एक बर्फ़ के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया क्योंकि वहाँ बारिश बहुत ठंडी है, कहीं स्नोफॉल हो रहा है बहुत तेज़ी से, उसके कारण क्या हुआ, एक शीट बन गई इसके ऊपर, और जब वो शीट पिघलना शुरू हुई या वो नीचे स्लाइड डाउन होना शुरू हुई तो उसके साथ टॉप लेयर ऑफ सॉइल भी रिमूव होना शुरू हो गई। दैट इज नोन एज शीट इरोजन। Sometimes water flows as a sheet over a large area down a slope. In such cases, topsoil is washed away. This is known as sheet erosion. कि सर जब लार्ज स्केल में स्लोप से पानी नीचे आ रहा है या बर्फ नीचे आ रही है तो उसको हम बोलते हैं शीट इरोजन, और उसके कारण टॉप लेयर ऑफ सॉइल भी रिमूव होती जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विंड इरोजन के बारे में। अगर आप इस इमेज को ही ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये पूरा विंड के कारण हुआ है, और ये मेनली होता है डेजर्ट और सैंडी एरियाज में। क्या होता है कि सर जब डेजर्ट स्टॉर्म्स चलते हैं तो बहुत तेज़ी से जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो आसपास के पत्थरों से या लैंड एरियाज से टकराते हैं, फाइन, और वो क्या करते हैं, टकराने के कारण वहाँ पर इरोजन एक्टिविटीज़ करते हैं, इरोजनल एक्टिविटीज़ करते हैं, और उस इरोजनल एक्टिविटी के कारण आप देखेंगे कि ये पत्थर जो हैं कट जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि विंड बहुत तेज़ी से चल रही है, उसमें सैंड के पार्टिकल्स हैं, और सैंड पार्टिकल्स जब दूसरे पत्थरों से टकराते हैं तो वो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते जाते हैं। विंड इरोजन, विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड। कि सर जब टॉप लेयर ऑफ सॉइल विंड के कारण बहुत तेज़ी से बहकर चली जाती है, इट इज़ नोन एज विंड इरोजन, और विंड इरोजन के कारण कई बार ऐसा लैंड फॉर्म भी क्रिएट होता है, और आप जानते हैं कि यहाँ पर सॉइल कैसे ही रिटेन कर पाएंगे हम। नेक्स्ट आता है सर वाटर लॉगिंग या बैड फार्मिंग एक्टिविटीज़ के कारण। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग, plowing in a wrong way up and down the slope form channel and for the quick flow of water leading to soil erosion। कि सर बैड फार्मिंग प्रैक्टिसेस के कारण भी सॉइल इरोजन हो सकता है, कि हमने प्लाइंग इस तरीके से कर दी कि स्लोप्स में अप एंड डाउन प्लाव कर दिया। प्लाव करने के कारण क्या हुआ, हमने चैनल्स बना दिए। अब चैनल बनाने से क्या हुआ कि सर जब भी हम इरिगेशन करेंगे ये पानी इन चैनल्स के थ्रू नीचे आ जाएगा और यहाँ पर गलीज क्रिएट कर देगा। तो सर ज़्यादा इरिगेशन, फाइन, ज़्यादा इरिगेशन या बहुत ज़्यादा प्लाइंग करने के कारण भी स्लोप्स में सॉइल इरोजन हो सकता है। और हमने बात की भी थी कि सर पंजाब हरियाणा के एरिया में ओवर इरिगेशन के कारण सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, वहाँ पे सैलिनिटी और एल्किनिटी बढ़ती जा रही है, एंड इसी कारण से लार्ज स्केल में आप देखेंगे कि सर सॉइल इरोजन को ये फैक्टर्स लीड कर रहे हैं। वहीं पर मैं हिली एरियाज़ की अगर बात करूँ तो वहाँ पे जो लैंडस्लाइड होते हैं और वो सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ से ही रिलेटेड होती हैं, और वो सॉइल को भी अफेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। अब क्या क्या स्टेप्स हम ले सकते हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए, सॉइल प्रोटेक्शन के लिए और सॉइल इरोजन को रोकने के लिए? तो सबसे पहला क्या होता है, कॉन्टोर प्लॉइंग। अगर आप इस इमेज में ध्यान से देखें तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो स्लोपी एरियाज होते हैं कंपैरेटिवली उनको हम प्लाव कर देते हैं। प्लाव करना मतलब क्या होता है कि सॉइल के लेयर को अप डाउन कर देना। कि सपोज ये कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर थोड़ा सा हमें देखने को मिल रहा है कि स्लोप है, तो हम क्या करेंगे कि इसके कॉर्नर वाले एरियाज में प्लॉइंग कर देंगे। प्लॉइंग करने से क्या होगा कि सॉइल जो है वो अनइवन हो जाएगी और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो उसके कारण कुछ भी, जैसे पानी का फ्लो भी अगर आ रहा है तो उससे पानी बहकर नीचे नहीं जाएगा और यहीं पर रुक जाएगा। जैसे अगर आप इस इमेज में भी देखें तो इन्होंने क्या किया है कि एग्रीकल्चर करने के साथ साथ उन्हें कॉन्टोर प्लॉइंग कर दी है। यहाँ पर प्लॉइंग कर दी है इस एरिया में, और इस एरिया में प्लॉइंग करी है। प्लॉइंग करने से क्या होगा कि सर हवा चलने से या रेनफॉल होने से जब पानी आएगा या हवा बहुत तेज़ी से चलेगी तो मिट्टी उड़कर नहीं जाएगी और मिट्टी यहीं पर रिटेन हो जाएगी। दिस इज नोन एज कॉन्टोर प्लॉइंग। कॉन्टोर का मतलब होता है एजेस या कॉर्नर्स, फाइन। Plowing along the contour lines can decelerate the flow of water down the slope. This is called contour plowing. ठीक है। Steps can be cut out on the slopes, making terraces. अब slopes पे हमें क्या करना है, extreme slopes पे, कि हम rather than making it like this हम उसको ऐसा ऐसा बना देते हैं। उससे क्या होगा, ये स्टेप्स में कन्वर्ट होंगी और हम यहाँ पे एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। और कॉन्टोर प्लॉइंग आप इसी में देख लीजिए कि इन्होंने क्या किया है कि यहाँ तक क्रॉप उगाई है और फिर कॉर्नर्स पे क्या किया है, प्लॉइंग कर दी है। देख पा रहे हैं आप इस इमेज में, यहाँ पर उन्होंने फिर से प्लॉइंग कर दी है। उससे क्या होगा कि ये पानी जो है ये बहकर नीचे नहीं जाएगा, ये पानी यहीं पर रुक जा रहा है और वो बहकर नीचे नहीं जा रहा है। और इसी के चलते साथ में आप स्टेप फार्मिंग भी कर सकते हैं कि आप जो स्लोप्स हैं या हिल्स हैं उनको आप स्टेप्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं। क्योंकि सर स्लोप पे एग्रीकल्चर करना तो पॉसिबल नहीं है, बट मैंने अगर उसे ऐसे स्टेप्स में कन्वर्ट कर दिया तो सर मैं एग्रीकल्चर भी कर सकता हूँ और इससे क्या होगा कि सर सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। एंड दिस इज नोन एज स्टेप फार्मिंग। और हिमालयाज के एरियाज में अगर आप देखेंगे तो इस और बेसिकली दूसरे माउंटेनियस या हिली रीजन्स में तो इस फार्मिंग मेथड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हम बात करें लार्ज फील्ड ऑफ लैंड्स, दे कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स।
स्ट्रिप फार्मिंग भी कर सकते हैं। स्ट्रिप फार्मिंग में क्या होता है कि आप स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं इस लैंड को। जनरली आप एक एरिया में एग्रीकल्चर कर रहे हैं और दूसरे को ग्रास या घास फूस से फिल कर दे रहे हैं, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उससे फिल कर दे रहे हैं। इसके दो फायदे होंगे। पहली चीज़ कि सर इरोजनल एक्टिविटी नहीं होगी और सॉइल की क्वालिटी खराब नहीं होगी। ऑलराइट सर। और दूसरी चीज़ क्या है कि सर इससे ह्यूमस कंटेंट भी सॉइल का बना रहेगा। Large field can be divided into strips. Strips of grasses are left to grow between the crops. अगर आप इस इमेज में देखें कि क्रॉप्स के बीच में ग्रासेस को ग्रो होने दिया जा रहा है या डेड डिकेइंग मटेरियल को यहाँ पर छोड़ दिया जा रहा है। This breaks up the force of wind. This method is known as strip cropping. और इसके कारण क्या होगा कि जब फोर्स ऑफ विंड आ रहा है या बहुत तेज बारिश हो रही है तो मिट्टी पूरी तरीके से बहकर नहीं जाएगी और वो बहने वाली मिट्टी को वहीं पर रोक लेगा। फाइन। लास्टली हम बात करते हैं शेल्टर बेल्ट्स के बारे में, और ये मैंने आपको बताया भी था कि शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं। आप ध्यान से देखेंगे अगर तो जनरली क्या हो रहा है कि जिन एरियाज में बहुत तेज़ी से हवा चलती है वहाँ पे सॉइल इरोजन होता है विंड के कारण। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसी बाउंड्रीज बना देते हैं प्लांट्स की। तो अगर हमने बड़ी बड़ी ट्रीज ग्रो कर दी हैं तो हवा बहुत तेजी से अगर बहेगी भी तो वो उसके बाउंड्री के कारण रुक जाएगी और सॉइल इरोजन नहीं होगा। दिस इज नोन एज शेल्टर बेल्ट। तो हम क्या कर रहे हैं कि सर यहाँ पर हमने इस पूरी लैंड को कवर कर दिया है इन प्लांट्स को, लंबे लंबे ट्रीज को ग्रो करके, और बीच का जो लैंड है वो अल्टीमेटली प्रोटेक्टेड हो जा रहा है। हमने बात की थी कि सर इस शेल्टर बेल्ट को हम यूज करते हैं बेसिकली उन एरियाज में जहाँ पर सैंड एरियाज ज़्यादा होते हैं या जहाँ पर विंड इरोजन सबसे ज़्यादा होता है, और मेनली जो डेजर्ट एरियाज हैं वहाँ पर थॉर्नी बुशेस या प्लांट्स को ग्रो कर कर हम इस विंड इरोजन को रोकने की कोशिश करते हैं। सो दिस बेल्ट ऑफ ट्रीज अराउंड अ पर्टिकुलर लैंड टू stop wind erosion is known as shelter belt. So friends, I hope ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं और हमने इस टॉपिक में कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया है, जहाँ पर हमने बात की थी कि सर रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। फिर हमने बात की थी सर लैंड रिसोर्सेज के बारे में कि आखिर लैंड रिसोर्स कैसे एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। हमने बात की थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड के बारे में। हमने बात की थी कि लैंड पोल्यूशन कैसे हो रहा है या व्हाट आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लैंड, लैंड डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, और लैंड कंजर्वेशन मेथड्स के बारे में बात की थी। और हम अगर बात करें तो सर फिर हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंट रिसोर्स सॉइल के बारे में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, अलग अलग सॉइल्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, और सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन क्या होता है, और सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स क्या क्या हैं। सो आई होप यहाँ पर सारी बातें आपको समझ आई हैं, बट स्टिल इन केस अगर कुछ भी रह जाता है फील फ्री टू पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। उसके अलावा कोई सजेशन भी है, अगर आपका कोई डाउट भी है, एनीथिंग इज देयर, प्लीज फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन गाइस। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, और सेम वे में हम समझने की कोशिश करेंगे कि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल रिसोर्सेज कैसे इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें कंजर्व करने की जरूरत कैसे है। सो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन पीपल। थैंक यू।